एस्पिरेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हरियाणा सीईटी की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसी टेस्ट सीरीज में आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 28। 27 प्रैक्टिस सेट या जो टेस्ट सीरीज है वो हम कर चुके हैं और आज हम करेंगे 28 नंबर का। इन सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी और वो है नॉलेज हब। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पर नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। जो पहली बार यूट्यूब पर क्लास देख रहा है वो नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये जो टेस्ट सीरीज हम करने लग रहे हैं ये HSSC के पैटर्न पर बेस है, यानी कि जो पैटर्न HSSC ने दिया है उसी पैटर्न पर आपसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रैक्टिस सेट के अंदर आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें आपसे जीके के प्रश्न आएंगे, कंप्यूटर, हरियाणा जीके, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। ये 7 टॉपिक हैं और इन 7 टॉपिक से 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे इस प्रैक्टिस सेट के अंदर। ठीक है, 27 प्रैक्टिस सेट हम अपलोड कर चुके हैं और नॉलेज हब टेलीग्राम पर सारी पीडीएफ वगैरह अवेलेबल हैं। ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये आर्यभट्ट एकेडमी द्वारा तैयार की गई है और ये उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल है। आप कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब हम करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 28 और स्टार्ट में हम देखेंगे जीके के प्रश्न और कुछ प्रश्न इसके बाद आएंगे कंप्यूटर के। क्लास की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है नॉलेज हब के नाम से। आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। जो पहली बार क्लास देख रहा है वो यूट्यूब पर भी नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जीके की क्लास से। और पहला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? द एविडेंस ऑफ रॉक आर्किटेक्ट इज़ फाउंड फ्रॉम, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें जो रॉक आर्किटेक्ट था, यानी कि जो पहाड़ी पे जो चित्रकला होती थी वो कहाँ मिलती है? पत्थरवाड़ी, ठीक है, कालीबंगा, धोलावीरा, कोटराजी या फिर आमरी में। तो ये मिला है धोलावीरा के अंदर रॉक आर्किटेक्ट का, धोलावीरा। और धोलावीरा कहाँ पर है? ये है गुजरात के अंदर। गुजरात में कहाँ पर? कच्छ। गुजरात के अंदर आपने कच्छ नाम सुना, वहाँ पर है धोलावीरा और इसको अभी यूनेस्को की धरोहर साइट में भी शामिल किया गया है धोलावीरा को। तो जो रॉक आर्किटेक्ट के जो एविडेंस मिले हैं वो मिले हैं धोलावीरा, गुजरात में। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 2, संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? संत रामदास, अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर औरंगजेब। देखो ये चारों के चारों जो है वो मुगल सम्राट दिए गए हैं। ठीक है, इसमें पूछा कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल से समकालीन माना जाता है। ठीक है, अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर औरंगजेब। तो ये था औरंगजेब के काल में। संत रामदास है ये औरंगजेब के शासनकाल में थे। वैसे इनको शिवाजी महाराज, जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उनका गुरु भी कहा जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, संत रामदास जी थे, इनका टेन्योर था 1608 से लेकर 1681 तक। जन्म हुआ था 1608 में, मृत्यु हुई थी 1681 में संत रामदास का। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी औरंगजेब। और एक और ध्यान रखना, शिवाजी महाराज संत रामदास से संबंधित थे। अगला प्रश्न नंबर 3, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन हुआ कब था? पहले तो ये ध्यान रखो, ये हुआ था 1919 में खिलाफत आंदोलन। और ये किसने शुरू करा था? ये करा था अली बंधुओं ने। अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन शुरू करा था। इसके 2 प्रमुख नेता कौन कौन थे? एक तो था मोहम्मद अली और दूसरा था शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली ये 2 प्रमुख नेता थे खिलाफत आंदोलन के। अली बंधु के नाम से दोनों जाने जाते हैं और 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का। अगला प्रश्न नंबर 4, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण का उपबंध किया गया है? यानी कि जो गांव में जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं उसमें भी महिलाओं का सीट रिजर्वेशन किया गया है। ठीक है, तो ये किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? सीट रिजर्वेशन कैसे किया गया कि 1/3 सीटों पर महिलाएं रहेंगी। तो ये कौन सा अनुच्छेद है? 243B, 243C, 243D या 243E? देखो आर्टिकल जो 243 है ना, सारा का सारा ये है पंचायती राज से संबंधित। ठीक है, इसमें पूछा है कि जो सीटों का रिजर्वेशन है, जो महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई है, रिजर्व की गई है, ये कौन से अनुच्छेद के अंदर है? तो ये है 243D के अंदर। 243D जो अनुच्छेद है उसके अंदर ये प्रावधान किया गया है
और किस भाग के अंदर है ये? भाग 9 का हिस्सा है। कौन से भाग के अंदर आती है? भाग 9 में। महिलाओं के लिए जो सीटों का आरक्षण किया गया है, जो पंचायत चुनाव होते हैं उनके लिए, 243 डी अनुच्छेद है इसका। प्रश्न नंबर 5 है, चंबल घाटी के अंदर जो खोद गड्ढों का निर्माण का कारण किस प्रकार का अपरदन है? द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डेंस एंड पिट्स ऑफ चंबल वैली इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इरोजन? इरोजन होता है जो अपरदन, मिट्टी का अपरदन होना, मिट्टी का एक स्थान से रिस कर दूसरी जगह पर जाना। मृदा अपरदन बोलते इसको हिंदी में, मृदा अपरदन। तो किसकी वजह से होता है ये? स्प्लैश, शीट, रेल या फिर गली? तो ये हुआ था गली इरोजन की वजह से। अवनलिका का मतलब कैसे? जो नदी आएगी ना ऐसे ऐसे, तो इसके साइड की जो सारी मिट्टी है ये सारी कट जाती है। इस वजह से चंबल घाटी है उसका निर्माण हुआ था, इधर गड्ढे ही गड्ढे हो गए थे। गली इरोजन जो है उसकी वजह से हुआ है, गली इरोजन की वजह से। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का। अगला है प्रश्न नंबर 6, रामगुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और कर्नाटका। रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है ये? तो ये पहले तो जो था ये आता था आंध्र प्रदेश के अंदर, लेकिन अब जो है ये कौन से स्टेट के अंदर है? तेलंगाना के अंदर। अब इसका करेक्ट आंसर होगा तेलंगाना। पहले आंध्र प्रदेश था लेकिन अब ये तेलंगाना स्टेट के अंदर है, रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन। तो इसका आंसर आप तेलंगाना याद रखना। इस ऑप्शन में तेलंगाना नहीं दिया तो आंध्र प्रदेश माना जाएगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है तेलंगाना। अगला है प्रश्न नंबर 7, बादल आच्छित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती क्यों? क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर देन द क्लियर नाइट्स बिकॉज, यानी कि जिस रात बादल होंगे उस दिन गर्मी ज़्यादा होगी, जिस दिन आसमान साफ होगा, तारे दिखेंगे, चांद दिखेगा, उस दिन ज़्यादा गर्मी नहीं होगी। ऐसा क्यों होता है? मतलब साफ, मतलब जिस दिन बादल वगैरह होंगे उस दिन ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन जिस दिन साफ आसमान होता है उस दिन इतनी नहीं होती गर्मी। तो उसका क्या कारण है? तो पहला कारण दिया कि बादल जो है वो पृथ्वी और हवा से उष्मा का विकिरण रोकता है। दूसरा दिया है कि बादल दिन में सूर्य की रोशनी को ग्रहण करते और रात को गर्मी का विकिरण करते, तो गलत है। बादल वातावरण को आर्द्र बनाते और उष्मा उत्पन्न करते हैं, बादल उष्मा उत्पन्न नहीं करते। बादल हवा की गति को अवरुद्ध करके उष्णता उत्पन्न करते हैं। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है बादल जो है वो पृथ्वी और हवा से उष्मा का विकिरण रोकता है। यानी कि जैसे मान लो ये हमारी पृथ्वी है, सपोज जैसे ये हमारी पृथ्वी है मान लो, और इसके ऊपर अगर ऐसे बादल रहेंगे तो जैसे जो भी सूरज की किरण आती है ना तो धरती से भाप बन के उड़ेगी, वापस उड़ जाएगी। तो बादलों की वजह से वो वापस टकरा के और वापस धरती पे आ जाती है। इस वजह से धरती पे टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन अगर आसमान साफ होगा, ऊपर बादल नहीं रहेंगे, तो विकिरणें हैं सीधी वापस वायुमंडल में चली जाएंगी, इससे तापमान नहीं बढ़ता। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। जो बादल है वो रेडिएशन जो धरती से हीट होती है वो ग्राउंड और हवा में ही उसको रोक देते हैं, ठीक है, बाहर ऊपर वातावरण में खुले में नहीं जाने देते, इस वजह से तापमान बढ़ जाता है। तो प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 8, हाइड्रोकार्बन के अणुभारों के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? जो हाइड्रोकार्बन के जो है उनका मोलिकुलर वेट जो बढ़ेगा, मोलिकुलर वेट के हिसाब से आपको ये लगाने हैं हाइड्रोकार्बन। ये है मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है, 4 हैं। मीथेन का क्या फार्मूला होता है? मीथेन का है CH4 मीथेन। मीथेन के बाद है इथेन, इथेन का होता है C2H6, प्रोपेन का होता है C3H8 और ब्यूटेन का होता है C4H10। ये फार्मूला होता है इनका। अब इनका मोलिकुलर वेट निकालना है, क्या क्या होता है। मोलिकुलर वेट की बात करें तो सबसे पहले मिथोन CH4, हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट होता है 1, कार्बन का कितना होता है 16, तो इसका टोटल मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा? कार्बन के कितने एटम है 1, तो कितना हो गया 16 जमा हाइड्रोजन के कितने एटम है 4, तो एक एटम का 1 तो 4 का कितना हो गया भाई, सॉरी कार्बन का होता है 12, कार्बन का मोलिकुलर वेट होता है 12, 16 तो होता है ऑक्सीजन का, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1, तो टोटल इस मीथेन का मोलिकुलर वेट कितना हो गया 16। इसके बाद इथेन का अगर निकाले, इथेन होता है कितना C2H6, तो 2 कार्बन तो 12 दूनी 24 जमा 6 हाइड्रोजन,
टोटल कितना हो गया 30। तो इस हिसाब से आपको ये सारा मोलिकुलर वेट निकालना है। ठीक है, सारा के सारे इनका मोलिकुलर वेट चेक करना है। और इसके हिसाब से सबसे ज़्यादा होता है मीथेन का, फिर इथेन, फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन। जितने ज़्यादा कार्बन आइटम होंगे उसका मोलिकुलर वेट उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसका प्रॉपर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर। पहले मीथेन आएगा, दूसरे पे इथेन, तीसरे पे प्रोपेन, चौथे पे ब्यूटेन। ये हाइड्रोकार्बन जो इनका मोलिकुलर वेट है उसके हिसाब से दी गई सीक्वेंस। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, मानव में जो गुर्दे यानी कि जो किडनी होती है उनका क्या काम होता है। किडनी है यानी कि किस सिस्टम का पार्ट होती है किडनी जो हमारे अंदर, गुर्दे जो बोलते हैं, न्यूट्रिशन का, एक्सक्रीशन का, ट्रांसपोर्टेशन का या फिर रेस्पिरेशन का। तो ये होता है एक्सक्रेशन, यानी कि जो किडनी जो गुर्दे होते हैं इनका काम होता है शरीर से जो बाहर चीज़ बाहर निकालना, मलमूत्र बाहर निकालना। हिंदी में बोले तो उत्सर्जन का। किडनी का क्या काम होता है, उत्सर्जन करना। जो हमारा मलमूत्र निकलता है, खून हमारा फिल्टर कहाँ से होता है, किडनी के अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे जो नाइट्रोजनस जो वेस्ट होते हैं वो सारे किडनी के थ्रू बाहर आते हैं हमारे। तो किडनी का क्या काम होता है, उत्सर्जन करना। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा, एक्सक्रीशन इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, विटामिन ए का क्या स्रोत है। विटामिन ए, इंग्लिश में इसको साइंटिफिक इसका क्या नाम है, रेटिनोल। विटामिन ए का क्या नाम है, रेटिनोल है। ठीक है, तो विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है। संतरा, संतरा तो खट्टे पदार्थों में, खट्टे पदार्थ किसका स्रोत होता है, विटामिन सी का, ये ध्यान रखना। सेम, गेहूं या फिर गाजर। तो विटामिन ए का जो प्रमुख स्रोत होता है वो गाजर, हरे पत्तेदार सब्जियां। ठीक है, ये सारे प्रमुख स्रोत होते हैं विटामिन ए का। इसके अलावा विटामिन ए का एक प्रमुख स्रोत होता है शक्करकंदी, जो हम सर्दी में खाते हैं, शक्करकंदी बोल दो, शक्करकंदी बोल दो। ये विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है, गाजर के साथ साथ ही। ठीक है, तो ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा, विटामिन ए। विटामिन ए का साइंटिफिक क्या नाम है, रेटिनोल। अगला है, ग्रेविन म्यूजियम ने शाहरुख खान की तस्वीर वाले कस्टमाइज सोने के सिक्के जारी किए। यह म्यूजियम किस शहर में है। यह ग्रेविन म्यूजियम, और इसने हाल ही में एक जो सिक्के हैं, जो कॉइन्स हैं वो जारी करे हैं जिस पर शाहरुख खान की फ़ोटो लगी हुई है। तो ये जो म्यूजियम है ग्रेविन म्यूजियम, ये कहाँ पर है, बर्लिन के अंदर है, लंदन के अंदर है, पेरिस के अंदर है या फिर न्यूयॉर्क के अंदर है। तो जो ग्रेविन म्यूजियम है ये है पेरिस के अंदर, पेरिस। और पेरिस कहाँ पर है, ये है फ्रांस के अंदर। पेरिस फ्रांस, वहाँ पर है ग्रेविन म्यूजियम, जिन्होंने शाहरुख खान की तस्वीर वाले सिक्के जारी करे हैं, सोने के सिक्के इन्होंने जारी करे हैं। ग्रेविन म्यूजियम, पेरिस, फ्रांस इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 दिया है, भारत का पहला जीआई टैग अंजीर का जूस किस देश को निर्यात किया गया है। अंजीर का जूस, इसको जीआई टैग मिला। तो भारत का पहला जीआई टैग वाला अंजीर का जूस है, उसको निर्यात किया गया है, किस देश में भेजा है, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड और इटली। तो ये भेजा गया है पोलैंड के अंदर। अंजीर का जूस भेजा गया भारत से, पहला जीआई टैग अंजीर का जूस, इसको पोलैंड में भेजा गया है। भारत से पोलैंड में इसका निर्यात किया गया है। ठीक है, अंजूर का जूस। और ये कौन सी अंजीर है, ये है पुरंदर की अंजीर। पुरंदर अंजीर इसको कहते हैं, जो अंजीर का जूस जो किया गया है ये पुरंदर अंजीर है ये। ठीक है, पोलैंड में ये भेजा गया है, जीआई टैग वाली अंजीर है ये। अगला प्रश्न नंबर 13, और यह है कंप्यूटर का प्रश्न कि विंडो के बीच शीघ्रता से अदला बदली करने का तरीका कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वे टू क्विकली स्विच बिटवीन विंडोज। जैसे हमने कोई क्रोम ब्राउजर ओपन कर रखा है, उसमें अलग अलग टैब हैं, अलग अलग विंडो को चेंज करने के लिए कौन सी टैब का यूज करते हैं। एल्ट प्लस टैब, शिफ्ट प्लस टैब, कंट्रोल प्लस टैब या शिफ्ट प्लस एल्ट। तो इसमें पूछा है क्विकली स्विच बिटवीन विंडोज, एक विंडो से दूसरे विंडो पर जाने के लिए। ठीक है, तो वो होता है एल्ट प्लस टैब। एक विंडो से दूसरी विंडो जाने के लिए हम करते हैं एल्ट प्लस टैब का प्रयोग। ठीक है, सेकंड दिया है कंट्रोल प्लस टैब, कंट्रोल प्लस टैब। और ये होता है जो वेब ब्राउजर, जैसे हमने गूगल क्रोम ओपन कर रखा है, इसमें हमने सपोज करो यूट्यूब खोल रखी है, अगले वाले में हमने फेसबुक खोल रख ली, अगले वाले में कुछ और खोल रखा है। तो एक टैब से दूसरे टैब में फटाफट जाने के लिए कंट्रोल प्लस टैब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक टैब से दूसरे टैब में स्विच करने के लिए कंट्रोल प्लस टैब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ब्राउजर के अंदर। तीसरा है शिफ्ट प्लस टैब, और ये होता है टू मूव बैकवर्ड थ्रू फील्ड और एलिमेंट
इन द डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स जो होता है ऊपर ऊपर, इसमें लेफ्ट बार या आगे जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और शिफ्ट प्लस एल्ट ये होता है लैंग्वेज चेंज करने के लिए। शिफ्ट प्लस एल्ट का प्रयोग होता है लैंग्वेज चेंज करने के लिए। ठीक है, तो विंडो के बीच में आपस में चेंज करने के लिए हम टैब का प्रयोग करते हैं, एल्ट प्लस टैब का। ऑप्शन ए उत्तर है इसका। प्रश्न नंबर 14 है, खालिस्तान का प्रयोग पैराग्राफ के पहले अक्षर को एक से अधिक लाइन में फैलाने के लिए किया जाता है। जैसे आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, पहले एक्स ऐसे ऐसे स्टार्ट होती है, लेकिन पहला अक्षर ऐसे बड़ा सारा ऐसे लिखा होता आर, या पहला अक्षर ऐसे बड़ा सारा लिख देते एस, उसके बाद यहाँ से फिर इसका आगे से ऐसे 3-4 लाइनें शुरू हो जाती है। तो जो पैराग्राफ का पहला लेटर जो बड़ा करते हैं एक लाइन से भी ज़्यादा, तो ये कौन सा किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? टैब का, टेबल का, कैप्स का, ड्रॉप कैप बोलते हैं, फिर मार्जिन बोलते हैं। तो वो होता है ड्रॉप कैब। क्या होता है? ड्रॉप कैब होता है वो। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा इंग्लिश न्यूज़पेपर में पहला अक्षर ऐसे बड़ा लिख देते हैं, उसके बाद एक लाइन यहाँ से, एक लाइन यहाँ से, एक लाइन ऐसे, इसका आगे से लाइन शुरू होती रहती है सारी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रश्न नंबर 14 का। ड्रॉप कैब है जो कमांड, उसका प्रयोग ये किया जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 15, फेसबुक कब शुरू किया गया? फेसबुक हुए थे 2004 के अंदर, फरवरी 2004 के अंदर। वर्तमान में इसका नाम क्या है? मेटा। और किसने बनाई थी? मार्क जकरबर्ग ने। ठीक है, वर्तमान में इसका क्या नाम हो चुका है? फेसबुक का मेटा नाम हो चुका है। फरवरी 2004 में फेसबुक की शुरुआत की गई थी। अगला है प्रश्न नंबर 16, और इसमें दिया है कि 2016 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक नया उत्पाद SBI एक्सक्लूसिव लॉन्च किया गया था। तो इसकी वित्तीय प्रकृति क्या है? यानी कि एक SBI लोन, ये यहाँ से है SBI एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट, लोन नहीं आएगा ये। SBI एक्सक्लूसिव एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो किस चीज़ से संबंधित है भाई? एक तो धन प्रबंधन से है, या फिर इंश्योरेंस से है, RD से संबंधित है, या फिर म्यूचुअल फंड से संबंधित है। तो जो प्रोडक्ट लॉन्च किया गया था SBI एक्सक्लूसिव के नाम से, ये था धन प्रबंधन, यानी कि वेल्थ मैनेजमेंट से संबंधित है ये। मनी मैनेजमेंट नहीं, वेल्थ मैनेजमेंट से, धन प्रबंधन से संबंधित प्रोडक्ट था SBI एक्सक्लूसिव। अगला है प्रश्न नंबर 17, और इसमें दिया है आयुष विभाग का पहले क्या नाम था? आयुष विभाग का क्या नाम था पहले? ठीक है, आयुष विभाग का पहले क्या नाम था? देखो आयुष की पहले तो फुल फॉर्म देखो, आयुष की फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेदिक, योगा एंड न्यूट्रोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी। ये है आयुष की फुल फॉर्म, जो डिपार्टमेंट बना है दोबारा से। जब स्टार्ट में बना था तो इसका क्या नाम था? तो ये था डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। और ये डिपार्टमेंट कब बना था? 1995 में। ठीक है, 1995 में ये डिपार्टमेंट बना था, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। इसके बाद 2003 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया था? आयुष विभाग रख दिया था। आयुष, आयुर्वेदिक, ठीक है, योगा, न्यूट्रोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी, ये नाम कर दिया गया था इस डिपार्टमेंट का बदल कर 2003 के अंदर। तो आयुष का पुराना नाम जो है ऑप्शन सी है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। अगला है प्रश्न नंबर 18, भारत का उत्तरी बिंदु कहाँ है? मतलब किस प्रदेश में स्थित है? देखो 4 दिशाएं हैं, चारों पॉइंट में बता देता हूँ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट में जो पॉइंट है वो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और उसका क्या नाम है? किबिथु, KIBITHU, किबिथु। पश्चिम में जो पॉइंट है वो है गुजरात के अंदर, गुजरात में कहाँ पर? कच्छ के अंदर, और उसका क्या नाम है? क्रीक, सर क्रीक के नाम से जानते हैं उस पॉइंट को। पश्चिमी बिंदु है वो, सर क्रीक। दक्षिण की बात करें तो वो है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट है। और उत्तर की बात करें तो वो है इंदिरा कोल। क्या है वो? इंदिरा कोल। ये जो इंदिरा कोल है, जो उत्तरी पॉइंट है, ये कहाँ पर है? लद्दाख के अंदर है। इंदिरा कोल जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा कोल, और वो है लद्दाख के अंदर। और उसके भी आगे बात करें तो वो लद्दाख में कहाँ पर है? काराकोरम पर्वत श्रेणी पर। काराकोरम जो आपने पर्वत श्रृंखला का नाम सुना है, वहाँ पर है लद्दाख के अंदर इंदिरा कोल पॉइंट, जो भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट है। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 18 हमारा हो गया। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19, और यहाँ से हमारी हरियाणा जीके शुरू होती है। ठीक, हमने कंप्यूटर के प्रश्न भी देखे, सिंपल जीके के प्रश्न भी देखे। अब प्रश्न नंबर 19 से लेकर 40 तक 22 प्रश्न आएंगे अब हरियाणा जीके के लगातार। ठीक है, अब हम हरियाणा जीके के प्रश्न देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। ये अलग अलग 4 दे रखे हैं इधर भी।
तो सूची 1 में जो 4 दे रखे हैं ये चारों डिवीज़न दिए गए हैं, ठीक है। और उधर ये 4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बताए गए हैं कि सूची 2 में जो डिस्ट्रिक्ट है वो किस किस डिवीज़न में आता है। जैसे पानीपत डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पानीपत आता है करनाल डिवीज़न के अंदर। पानीपत कहाँ पे आता है? करनाल के अंदर। चरखी दादरी की बात करें, चरखी दादरी आता है रोहतक डिवीज़न के अंदर। चरखी दादरी आता है रोहतक डिवीज़न के अंदर। पानीपत करनाल के अंदर, चरखी दादरी रोहतक के अंदर। महेंद्रगढ़ है ये आता है गुड़गांव के अंदर। और जो मेवात है, नूह है, ये है फरीदाबाद डिवीज़न के अंदर, ठीक है। ये लेफ्ट साइड में जो दे रखी है ये सूची 1 दे रखी है, ये सारे डिवीज़न दे रखे हैं। राइट साइड वाले सूची 2 दे रखी है, सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं। आपको बताना कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस डिवीज़न के अंदर है। पानीपत आता करनाल के अंदर, चरखी दादरी आता रोहतक के अंदर, महेंद्रगढ़ आता गुड़गांव के अंदर, नूह आता फरीदाबाद के अंदर, ठीक है। ये चारों आपको ध्यान रखना है। अगला है प्रश्न नंबर 20। किस आधार पर पंजाब में से हरियाणा राज्य का निर्माण किया गया? यानी कि हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया था 1 नवंबर 1966 को, ठीक है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था। तो किस आधार पर ये अलग हुआ था? धर्म के आधार पर, आबादी के आधार पर, ज्योग्राफी के आधार पर, या फिर भाषा के आधार पर? तो ध्यान रखना, हरियाणा और पंजाब जो अलग हुए थे भाषा के आधार पर हुए थे। जो पंजाबी बोलते थे वो सारे ऊपर पंजाब में चले गए, बाकी जो हिंदी वाले वो हरियाणा में आ गए थे, ठीक है। भाषा के कारण हरियाणा और पंजाब अलग हुए थे, ये ध्यान रखना। भाषा के आधार पर भारत की बात करें तो सबसे पहले 1953 में पहला राज्य जो भाषा के आधार पर हुआ था वो था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था वो भाषा के आधार पर हुआ था 1953 में, सबसे पहला राज्य, ठीक है। 1953 में आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर अलग हुआ था। हरियाणा और पंजाब अलग हुए थे 1966 में, 1 नवंबर 1966 में। अगला है प्रश्न नंबर 21। हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील का क्या नाम है? करनाल के अंदर प्रसिद्ध झील कौन सी है? तो करनाल के अंदर कौन सी झील है? कर्ण झील। कर्ण झील कहाँ पर है? करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और ये दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर, ठीक है। कर्ण झील कहाँ पर है? करनाल के अंदर। प्रश्न नंबर 22 है, ये हरियाणा का पुराना मंत्री दे रखा है, ये छोड़ दो, पिछली सरकार का। एक चीज़ ध्यान रखना, हरियाणा का मंत्रिमंडल आपने जरूर याद करना है। नया जो मंत्रिमंडल है, जो बीजेपी की सरकार है नायब सैनी की, उसमें आपको जो भी मंत्री है सभी मंत्रियों के नाम, किस मंत्री के पास कौन सा विभाग है, और कहाँ से वो जीतकर एमएलए बना है, किस सीट से वो मंत्री जीत के आया है, ये सारी बातें याद रखनी है आपको। कौन सा मंत्री कहाँ से जीतकर आया है और किस मंत्री के पास कौन सा विभाग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मंत्रिमंडल से 1% जरूर आएगा। एक हरियाणा का मंत्रिमंडल आएगा, एक कुरुक्षेत्र के अंदर जो दार्शनिक स्थल है उससे प्रश्न आएगा, एक जो फरीदाबाद के अंदर जो मेला लगता है सूरजकुंड का मेला, एक उससे प्रश्न आएगा। 3-4 प्रश्न ऐसे हैं जो फिक्स हैं, चाहे पेपर 10 शिफ्टों में हो जाए, हर शिफ्ट में ये प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जरूर कर लेना है, जो मंत्रिमंडल का जो प्रश्न है वो जरूर कर लेना। आपको सारा टॉपिक कवर करना है मंत्रिमंडल का, किस मंत्री के पास कौन सा विभाग है और कहाँ से जीतकर आया है। अगला है प्रश्न नंबर 23। सिंजारा नहीं, ये सिंधारा होता है। क्या होता है? सिंधारा। तो इसमें है कि सिंधारा उपहार बेटी या बहन को किस अवसर पर दिया जाता है? सिंधारा, वो बोलते हैं ना आज का सिंधारा कल की तीज, तो सिंधारा कब आता है? तीज के ऊपर, ठीक है। सिंधारा त्यौहार कब आता है? तीज के ऊपर आता है, एक दिन पहले, तीज से पहले दिन सिंधारा और अगले दिन तीज का त्यौहार होता है। और किस महीने में आता है ये? श्रावण महीने में, ये भी ध्यान रखना आपको। श्रावण के महीने में आता है तीज का त्यौहार, और इससे एक दिन पहले आता है सिंधारा। प्रश्न नंबर 23 ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 24। इनमें से कौन सा पुरस्कार साहित्य से संबंधित नहीं है? यानी कि 4 में से 3 पुरस्कार ऐसे हैं जो साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं, और एक ऐसा पुरस्कार है जो नहीं दिया जाता। देखो, बाबू बाल मुकुंद पुरस्कार ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। महर्षि वेदव्यास पुरस्कार ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। लेकिन गुरु वशिष्ठ जो पुरस्कार है ये दिया जाता है कोच को, ठीक है। जो कोच होता है खेलों में उसको दिया जाता है गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, ये साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। तो ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 24 का। प्रश्न नंबर 25 देखो, पुराना प्रश्न नहीं है, समझने का प्रश्न है कि 2008 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए थे उसमें भारत को प्रतिनिधित्व करने वाले 5 में से 4 मुक्केबाज एक जिले के थे। 2008 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें 5 मुक्केबाज गए थे इंडिया से, उसमें से 4 जो थे वो सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट के थे, एक ही ज़िले के थे 4 मुक्केबाज, और वो किस ज़िले के थे?
तो हरियाणा में जो सबसे अधिक बॉक्सर जो निकलते हैं मुक्केबाज, वो निकलते हैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट से। भिवानी को मिनी क्यूबा भी कहा जाता है। तो जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2004 उसमें भिवानी डिस्ट्रिक्ट के 4 बॉक्सर थे 5 में से। प्रश्न नंबर 26 है, कौन सा राजवंश मूलतः हरियाणा से संबंधित था? कौन सी डायनेस्टी है जो हरियाणा से संबंधित थी? लोधी वंश भी नहीं है, मौर्य वंश भी नहीं है और गुप्त वंश भी नहीं है। और इसमें लिखा है भारत वंश। भारत वंश आएगा, या फिर एक है तोमर वंश। तोमर राजपूत जो है वो है जो हरियाणा से संबंधित है। ठीक है, प्रॉपर आंसर इसका करना तो तोमर वंश आएगा, तोमर वंश। ठीक है, तोमर वंश है जो हरियाणा से संबंधित था। वैसे तो हरियाणा पे मौर्यों का भी असर रहा है, गुप्त का भी असर है। ठीक है, अगर प्रभाव देखा जाए तो मौर्य काल का भी रहा है, गुप्त वंश का भी, लेकिन इसमें भारत वंश दिया है। इसका प्रॉपर आंसर आएगा तोमर वंश का। ठीक है, तोमर वंशों का खास प्रभाव रहा है। प्रश्न नंबर 27 है, मेवात जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? मेवात जो जिला है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नगीना में है, फिरोजपुर झिरका, पुन्हाना या फिर नूह के अंदर? तो मेवात डिस्ट्रिक्ट का जो हेड ऑफिस है वो है नूह के अंदर। नूह के अंदर है, नूह डिस्ट्रिक्ट। मेवात का जो नया नाम है वो नूह कर दिया गया था बाद में। प्रश्न नंबर 28 है कि हिसार जिले के खालिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं? वो मिले हैं राखी गढ़ी के अंदर। राखी गढ़ी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, राखी गढ़ी कहाँ पर है? हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो सिंधु घाटी सभ्यता उससे संबंधित राखी गढ़ी का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है, जो भी अवशेष मिले हैं उनमें, और यह है हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। प्रश्न नंबर 29 है कि हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है? चारों तरफ से पक्का बना हुआ सबसे पवित्र जो सबसे बड़ा जो सरोवर है वो कौन सा है? फल्गु सरोवर, कपालमोचन, इंग्लिश में गलत दे रखा है, ब्रह्म सरोवर या फिर सन्निहित सरोवर? तो वो है ब्रह्म सरोवर, और ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र के अंदर जो ब्रह्म सरोवर है ये हरियाणा का सबसे विशाल और चारों तरफ से पक्का बना हुआ सरोवर है। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र के अंदर है। प्रश्न नंबर 30 है कि राज्यसभा में हरियाणा के प्रतिनिधि कितने हैं? यानी कि राज्यसभा में हरियाणा की कितनी सीटें हैं? देखो, राज्यसभा में है 5, और लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में है 10, और विधानसभा की बात की जाए विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 90। ठीक है, 5 है ये राज्यसभा में है, 10 सीटें लोकसभा की है, और विधानसभा की है 90 सीटें। विधान परिषद हरियाणा में नहीं है, यह भी ध्यान रखना, हरियाणा में विधान परिषद नहीं है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, लोकसभा की जो 10 सीटें हैं उसमें से 2 सीट ऐसी हैं जो SC कैटेगरी के लिए रिजर्व करी गई है, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक अम्बाड़ा की और एक सिरसा की। राज्यसभा की 5 सीटें हैं हरियाणा में। कौन सी है? 5 सीटें हैं, और उसमें से कौन कौन है? एक तो है किरण चौधरी एक सीट पे, तो एक पे है सुभाष बराड़ा, एक पे है कार्तिकेय शर्मा, ठीक है, और एक पर है रामचंद्र जहांगीर, और लास्ट पर है रेखा शर्मा। और ये लगभग सारी सीटें बीजेपी की है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, जो कार्तिकेय शर्मा है ये निर्दलीय है, बाकी चारों सीटें हैं जो राज्यसभा की वो बीजेपी की हैं। प्रश्न नंबर 31 दिया है कि बच्चे के जन्म के छठे दिन की रात को महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य आयोजित किया जाता है? बच्चे के जन्म के छठे दिन की रात, भाई आज जिस दिन बच्चा 6 दिन का होता है उस दिन कौन सा मनाया जाता है? वो होती छठी। क्या होता है? छठी। प्रश्न नंबर 32 है, सुनील ग्रोवर जो एक कलाकार और स्टैंड अप कॉमेडियन सिरसा हरियाणा से है, तो इसके कौन कौन से? इसके तो काफ़ी कैरेक्टर है, गुत्थी, डॉक्टर गुलाटी का। सुनील ग्रोवर वो जो द कपिल शर्मा शो के अंदर आता है। ठीक है, द कपिल शर्मा शो के अंदर जो आता है गुत्थी, डॉक्टर गुलाटी बन के, वो कहाँ से है? वो सिरसा डिस्ट्रिक्ट से है, हरियाणा में, ये ध्यान रखना आपको। सुनील ग्रोवर हरियाणा के सिरसा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। अगला है प्रश्न नंबर 33, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? देखो 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, एरिया के हिसाब से। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से पूछता तो फरीदाबाद हो जाता, पॉपुलेशन के हिसाब से फरीदाबाद। क्षेत्रफल के हिसाब से इनमें सबसे बड़ा जिला कौन सा है? वो है हिसार। हिसार सबसे बड़ा जिला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला हिसार है। प्रश्न नंबर 34 है कि हरियाणा के किस जगह पर नवोदय विद्यालय स्थित नहीं? देखो पुराना प्रश्न है, अब तो लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय हो चुके हैं, बहुत सारे हो चुके हैं। लगभग हरियाणा के अंदर 21 NVS हैं, नवोदय विद्यालय हैं। हरियाणा के अंदर 21 नवोदय विद्यालय हो चुके हैं। ठीक है, अगला है प्रश्न,
हरियाणा में असीगढ़ का किला कहाँ पर है? असीगढ़ का किला बरवाड़ा, हांसी, नारनौल या अग्रोहा? तो असीगढ़ का किला है ये हांसी में है और इस किले के नाम के कारण ही इसका नाम हांसी पड़ा है, ध्यान रखना। असीगढ़ का किला था, इसकी वजह से ही इसका नाम हांसी पड़ा है। असीगढ़ का किला हांसी के अंदर है और हांसी कहाँ है? हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। प्रश्न नंबर 36 है कि हरियाणा में नीलोखेड़ी में जो किस स्थान पर पोल्ट्री का प्रशिक्षण दिया जाता है? पोल्ट्री फार्म जो होते हैं, मुर्गी फार्म वगैरह, उनका ट्रेनिंग कहाँ कहाँ दी जाती है? एक तो नीलोखेड़ी के अंदर और एक दी जाती है करनाल में। करनाल और नीलोखेड़ी में दी जाती है पोल्ट्री ट्रेनिंग। प्रश्न नंबर 37 है हरियाणा का एक हिल स्टेशन कौन सा है? हिल स्टेशन कौन सा है? करनाल, पिंजौर, मोरनी या फिर सोनीपत? करनाल, सोनीपत, पिंजौर या मोरनी? तो हरियाणा के एक हिल स्टेशन है वो है मोरनी। एक तो मोरनी है और एक होता है डोसी की पहाड़ी। ठीक है, डोसी की पहाड़ी जो नारनौल में है वो भी एक हिल स्टेशन है हरियाणा का। अच्छा, मोरनी जो है यहाँ पर एक चीज़ और है देखने की और वो है टिक्कर ताल। एक बार पेपर में आया था टिक्कर ताल कहाँ पर है? टिक्कर ताल और ये है मोरनी के अंदर ही, ध्यान रखना। मोरनी हिल स्टेशन है हरियाणा का। प्रश्न नंबर 38 है कि हरियाणा राज्य के किस जिले में बाजरा सर्वाधिक उत्पादित होता है? हरियाणा में बाजरा सबसे अधिक किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है? और इसमें दिया है पानीपत, भिवानी, कुरुक्षेत्र या फिर सिरसा। बाजरा सबसे अधिक कहाँ होता है हरियाणा के अंदर? तो हरियाणा में जो बाजरा होता है तो वो मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ होता है। एक तो होता है महेंद्रगढ़ के अंदर, ठीक है, महेंद्रगढ़, झज्जर, इस साइड रेवाड़ी। जो दक्षिण हरियाणा का जो हिस्सा है ना, इस साइड लगभग बाजरा ज़्यादा होता है, दक्षिण में और इधर हिसार की साइड। तो हिसार के पास भिवानी, दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ये 5-6 जो डिस्ट्रिक्ट है इधर बाजरा काफ़ी अधिक होता है। तो जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से एक ही ऑप्शन है वो है भिवानी। ठीक है, इन ऑप्शन के हिसाब से कहाँ होता है सबसे ज़्यादा बाजरा? भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, हिसार। हिसार इतना नहीं होता लेकिन इस साइड ज़्यादा होता है, और एक झज्जर। प्रश्न नंबर 39 है कि 1985 में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया था? 1985 के अंदर सेंट्रल बुफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर था हरियाणा के अंदर? भिवानी में, जींद में, करनाल या फिर हिसार? जो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है? तो ये है हिसार के अंदर। कहाँ पर है? हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। 1985 में ये स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 40 है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हिसार जिले में स्थित है? ये 4 हड़प्पा सभ्यता के स्थल दे रखे, इसमें से पूछा कि हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में कौन सा है? लोथल, राखीगढ़ी, बनावली या फिर कालीबंगा? देखो लोथल जो है ये तो अलग है, ये गुजरात के अंदर है, ठीक है, लोथल बंदरगाह है। और राखीगढ़ी ये है हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हरियाणा में जो सबसे फेमस है हड़प्पा सभ्यता संबंधित वो है राखीगढ़ी। वैसे तो और भी बहुत सारी जगह, मित्ताथल हो गया भिवानी के अंदर, कुनाल हो गया फतेहाबाद के अंदर, हिसार जिले में है वो है राखीगढ़ी। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 40 का ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा, राखीगढ़ी। 40% हो गए और यहाँ पे हमारी हरियाणा जीके कंप्लीट हो गई। जीके कंप्यूटर और हरियाणा जीके के हमारे प्रश्न पूरे हो गए। अब आगे प्रश्न आएंगे, पहले आएंगे कुछ प्रश्न इंग्लिश के, फिर हिंदी के, फिर गणित के और फिर रीजनिंग के। ठीक है, तो पहला प्रश्न दिया है इसमें 15-15 प्रश्न आएंगे चारों टॉपिक के। इंग्लिश यहाँ से स्टार्ट होते हैं प्रश्न नंबर 41 से। देखो क्लास की PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है नॉलेज हब का। नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको PDF भी मिलेगी। और पहली बार क्लास देख रहे हो तो यूट्यूब पर भी नॉलेज हब को सब्सक्राइब कर लेना। प्रश्न नंबर 41 देखो सिनोनियम यानी कि पर्यायवाची बताना, और वर्ड है नोमैडिक। नोमैडिक जो वर्ड है उसका आपको सिनोनियम यानी कि पर्यायवाची बताना है। नोमैडिक कौन होता है? घुमंतु, जो एक जगह से घूमता फिरता हो सब जगह, ठीक है, एक जगह ना रुकने वाला, जो सब जगह घूमता फिरता हो घुमंतु व्यक्ति, वो होता है नोमैडिक। इसका पर्यायवाची बताना है। बारबारिक होता है गंवार आदमी, जिसको किसी चीज़ का लक्षण ना हो, तहजीब ना हो, वो होता है गंवार। ब्रेव होता है बहादुर आदमी। ठीक है, तो इसमें से चारों में से कोई भी ऑप्शन इसका सिनोनियम नहीं है, दोनों, क्योंकि लास्ट में ऑप्शन सी और डी वाइल्ड दे दिया, जो नोमैडिक का सिनोनियम नहीं बनता। नोमैडिक वर्ड है, इसका सिनोनियम बनता है, एक तो होता है माइग्रेंट, घूमने वाला एक स्थान से दूसरे जगह, एक होता है रोमिंग। रोमिंग का मतलब भी होता है एक जगह से दूसरे जगह घूमने वाला। ठीक है, तो इसका सिनोनियम याद रखना। इसमें से चारों ऑप्शन गलत दे रखे हैं, इसका सिनोनियम नहीं तो माइग्रेंट आएगा या फिर रोमिंग आएगा।
क्वेश्चन नंबर 42 दिया है, आपको वन वर्ड बताना है, सेंटेंस दिया है। ए पर्सन हु इज़ रिकवरिंग आफ्टर एन इलनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी कि एक बीमारी के बाद जो व्यक्ति उभरता है, भैया कह रहा है धीरे धीरे ठीक होने लग रहा है, वो उसको क्या बोलते हैं? एथलीट, एथलीट तो होता है खिलाड़ी। हेल्दी हो गया जो स्वास्थ्य है। अल्ट्रस्ट होता है जो परोपकारी, जो लोगों के भले के बारे में सोचे। और एक है कन्वेलसेंट। कन्वेलसेंट यही होता है कि बीमारी से उभरना, स्वास्थ्य लाभ होना। ठीक है, तो जो आदमी बीमारी से उभर रहा हो, धीरे धीरे ठीक रहा हो, उसको बोलते हैं कन्वेलसेंट। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है और आपको भी वन वर्ड बताना है, एंड ये सेंटेंस है कि दैट विच कैन बी हियर्ड, जिसको हम सुन सकते हैं, जो सुनी जाए। एडिबल क्या होता है? एडिबल तो होता है जो खाने योग्य। ठीक है, एडिबल जो क्या होता है? जो खाने योग्य चीज़ होती है, किसी जो भी कोई फ्रूट है उसको जो खाने योग्य हिस्सा तो होता है एडिबल पार्ट उसका। टेंजिबल वो चीज़ होती है जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम छू के स्पर्श करके महसूस कर सकते हैं। ऑडिबल, ऑडिबल का मतलब होता है जिसको हम सुन सकते हैं। दैट विच कैन बी हियर्ड वो होता है ऑडिबल। ठीक है, ऑडिबल। क्वेश्चन नंबर 44 है, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। 4 वर्ड दे रखे हैं, चारों में से 3 की स्पेलिंग सही है और 1 की स्पेलिंग है जो गलत दी गई है। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है, वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत दी गई है। ठीक है, ये देखो इसमें पहला है क्वेश्चन नंबर 44 में मिस्चीवियस। ठीक है, मिस्चीवियस का मतलब होता है शरारती। अगला है मिनिस्कल, इसकी स्पेलिंग से मिनिस्कल का मतलब होता है सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, बिल्कुल छोटा सा। अगला है मिनिमम, मिनिमम भी बोलते हैं छोटा, कम। एक है मिलेनियम, मिलेनियम की स्पेलिंग इसमें गलत दी है, छोटी सी गलती है इस मिलेनियम की स्पेलिंग में। इसमें क्या आएगा? MILLENNIUM, ये होता है मिलेनियम की, LL और NN आएगा, मिलेनियम। क्वेश्चन नंबर 45 है, इसमें भी रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है, यानी कि 3 वर्ड है जो बिल्कुल सही दिए हैं, 1 वर्ड है जो गलत दिया गया है, वो आपको बताना है। सेक्रेटरी, श्योरली, शिनरी और सर्जेंट, इसमें से ये आपको बताना कौन सा गलत है। तो इसमें जो सीनरी वर्ड है ये गलत दिया है। सीनरी में स्पेलिंग आती है SCENERY, यहाँ पे NA दे रखा है, NA नहीं होता, वो होता है NERY, सीनरी। ठीक है, ऑप्शन बी जो दिया है क्वेश्चन नंबर 42 में, सीनरी की स्पेलिंग वो गलत है, SECNE आएगा यहाँ पे, NERY, सीनरी। अगला क्वेश्चन नंबर 46, सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ए पीस ऑफ केक। ए पीस ऑफ केक एक इडियम है, इसका आपको बताना क्या मतलब होता है। ए पीस ऑफ केक यानी कि केक का टुकड़ा, देसी भाषा में तो यही बोलते हैं, एक केक का टुकड़ा। अब इसका मतलब क्या हो गया? एक केक का टुकड़ा मतलब बिल्कुल आसान, हल्का सा, छोटा सा। ठीक है, एन इज़ वेरी इजी टास्क, ये होता है ए पीस ऑफ केक। ए वेरी इजी टास्क, बहुत आसान काम, ये होता है ए पीस ऑफ केक। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 47 और इसमें भी आपको इडियम बताना है और वर्ड है कि फिश आउट ऑफ वाटर, मछली जो जल के बाहर। अब देखो, अगर कोई मछली है जो पानी से बाहर आ गई, इसका मतलब उसका गलत जगह पे आ गई। भाई मछली का काम क्या है? पानी के अंदर ही रहना। अब पानी से बाहर यानी कि अपनी परिस्थितियों से बाहर आ गई, अलग अनजान स्थिति में। ठीक है, तो इसका प्रॉपर मतलब आएगा अपनी डिस्कम्फर्ट होना, टू बी अनकम्फर्टेबल, टू बी अनकम्फर्टेबल। क्योंकि मछली पानी में ही सही होती है, बाहर आने के बाद मछली तड़फने लगती है ऐसे, तो वो अपने आप को अनकम्फर्टेबल महसूस करती है, टू बी अनकम्फर्टेबल। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 48 और इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। सेंटेंस दिया है, अपार्ट फ्रॉम काउस, गाय के अलावा बैफेलोज आर ऑल्सो ब्लैंक फॉर मास मिल्क प्रोडक्शन फॉर ह्यूमन्स। गाय के अलावा भैंसें भी पाली जाती है दूध देने के लिए। ठीक है, तो बैफेलोज आर ऑल्सो क्या किया जाते हैं? पालते हैं हम उनको। जब डेवलप तो होता है कोई चीज़ बनाना, प्रोड्यूस भी होता है उसको उत्पादित करना किसी चीज़ को, ये तो हम करते नहीं हैं। ग्राउंड का मतलब उसको आगे बढ़ाना, उसकी उन्नति करना, लेकिन हम करते हैं भैंस को पालते हैं, रियर्ड। रियर्ड का मतलब होता है पशु पालना। ठीक है, रियर्ड का मतलब होता है पशु पालना, पशुओं का पालन पोषण करना। तो इसमें आएगा बफेलोज आर ऑल्सो रियर्ड, जो गाय के अलावा भैंसों का भी पालन पोषण किया जाता है, किस लिए? दूध के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 दिया है, इसमें भी फिल इन द ब्लैंक आपको करना है और सेंटेंस दिया है, साइंटिस्ट ट्राइड टू फाइंड आउट द ब्लैंक बिहाइंड द अकरेंस ऑफ दिस फिनोमिना। ये जो फिनोमिना हुआ उसको इसका किस वजह से हुआ, इसको ढूंढने के लिए साइंटिस्ट भी कोशिश कर रहे हैं।
तो क्या ढूंढ रहे हैं कि इस फिनोमेना का कारण क्या है, ये फिनोमेना कैसे हुआ था, इसका रीजन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, कोज। साइंटिस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द कोज, कारण। वैज्ञानिक उस चीज़ का कारण पता करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो फिनोमेना हुआ इसके पीछे का। ठीक है, क्लैरिफिकेशन तो अलग होता स्पष्टीकरण के बारे में, भैया उसको समझ में नहीं आए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा, कोज। साइंटिस्ट वो कोज मतलब उसके कारण का पता करने लग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50 दिया है और इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर बताना है। सेंटेंस के किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर दिया है। सेंटेंस दिया है, द फुटबॉल टीम हैड वॉन द सीरीज अब्रॉड आफ्टर ए डिकेड एंड ब्रिंग्स होम द ट्रॉफी। द फुटबॉल टीम हैड वॉन द सीरीज अब्रॉड आफ्टर ए डिकेड। जो फुटबॉल टीम है उसने 10 साल बाद विदेशों में सीरीज जीती है, 1 दशक के बाद। एंड ब्रिंग्स होम द ट्रॉफी। अब देखो इसमें ब्रिंग्स, यहाँ पे ब्रिंग्स दे दिया और ऊपर आ गया पास्ट परफेक्ट टेंस। ऊपर तो पास्ट में बात हो गई, यहाँ पे प्रेजेंट आ गया जो बिल्कुल गलत है। अगर ऊपर वाली सारी बात सही है उसमें, क्योंकि सेंटेंस में तो कोई एरर है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे ब्रिंग्स नहीं आएगा, यहाँ पे भी पास्ट आएगा और ब्रिंग की सेकंड फॉर्म क्या आएगी, ब्रोट। ठीक है, ब्रिंग्स गलत है, ब्रिंग्स नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, ब्रोट आएगा यहाँ पर। अगला है क्वेश्चन नंबर 51। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। आपको ग्रामेटिकल एरर बताना है इसमें। सेंटेंस दिया है, गैजिंग आउट ऑफ द ट्रेन विंडोज, खिड़की से बाहर, ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए, एज आई ट्रेवल्ड अपॉन द कंट्री, आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू ए न्यू इंडिया। मुझे नए इंडिया के बारे में इंट्रोडक्शन मिला था। अब इसमें छोटी सी गलती है जो आपको समझना है। गैजिंग आउट ऑफ द ट्रेन विंडो एज आई ट्रेवल्ड अपॉन द कंट्री। देखो ट्रेन की खिड़की से हम बाहर झांकते हैं तो आई ट्रेवल्ड अपॉन द कंट्री नहीं होता, कंट्री के ऊपर नहीं चला, वो थ्रू द कंट्री गया, देश के अंदर से गुजरा है। भाई उसने ट्रेन ले ली एक जम्मू कश्मीर से लेकर श्रीनगर तक की, उसमें खिड़की में से ऐसे देखता चला गया और उसको एक नए इंडिया के बारे में पता चला। तो उसने ट्रैवलिंग कहीं कि देश के थ्रू, देश के अंदर ही जो ट्रैवलिंग करी, उसने देश के ऊपर नहीं चला, वो देश के अंदर चला है, जम्मू से लेकर श्रीनगर तक। तो आई ट्रेवल्ड थ्रू द कंट्री। ठीक है, थ्रू द कंट्री। तो इसमें जो ऑप्शन जो है डी दिया है, अपॉन दी, यहाँ पे आएगा थ्रू, THROUGH, थ्रू द। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। 52 का है, इसमें भी इस सेंटेंस में सब्सटीट्यूट बताना है। सब्सटीट्यूट बताना है और यह है कि इन द चेस्ट ऑफ ड्रॉवर, और ये अक्रॉस द चेस्ट ऑफ ड्रॉवर। इस पोर्शन में बताना है कि पोर्शन सही दिया है या इसमें कुछ करेक्शन करनी है। ठीक है, अक्रॉस सही है या इसमें करेक्शन करनी है। ही सर्च फॉर हिज फाइल्स, उसने अपनी फाइलें सर्च करी अक्रॉस द चेस्ट ऑफ ड्रॉवर, ड्रॉवर के अंदर। देखो ड्रॉवर के अंदर रखते हैं, इन द चेस्ट ऑफ ड्रॉवर। जो फाइल वगैरह कुछ भी हो, मैच की जो ड्रॉवर है उसके अंदर रखते हैं, तो ये क्या आएगा, इन द चेस्ट ऑफ ड्रॉवर्स। दरवाजे जो ड्रॉवर्स होते हैं जो बेड के, उसके अंदर, मैच की जो ड्रॉवर्स होती है उसके अंदर उसने फाइल वगैरह अपनी चेक करी थी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अक्रॉस की जगह क्या आएगा, इन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 52 का ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है और ये भी सेम दिया है और आपको बताना है किस सेंटेंस में करेक्शन करनी है, मतलब कोई चेंज होना है या सेम रहेगा। सेंटेंस दिया है, इवैल्यूएशन इज द ग्रेजुअल चेंज ओवर द फिजिकल एंड मेंटल मेकअप ऑफ स्पेसिस। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि क्या करेक्शन है और ये दे रखा है इन द फिजिकल एंड मेंटल, ये ओवर द फिजिकल एंड मेंटल मेकअप ऑफ द स्पेसिस। इसके अंदर आपको बताना है कुछ करेक्शन करनी है या नहीं। तो देखो चेंज कहाँ होता है, इन द फिजिकल। देखो इवैल्यूएशन इज द ग्रेजुअल चेंज, इवैल्यूएशन होता है जो उन्नति होती है, जो भी परिवर्तन होता है जो, तो ग्रेजुअल चेंज होता है किसके अंदर होता है, फिजिकल और मेंटल के अंदर जो चेंज होता है वो। तो ओवर द फिजिकल एंड मेंटल नहीं होता, वो होता इन द फिजिकल। ठीक है, हमारे फिजिकल और मेंटली जो होता है उसके अंदर चेंज होता है। ओवर तो उसके ऊपर हो गया, ऊपर नहीं होता, उसके अंदर होता है, हमारे दिमाग की बुद्धि के अंदर। तो इसमें आएगा ऑप्शन ए, इन द फिजिकल एंड मेंटल मेकअप ऑफ स्पीसीज। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का। क्वेश्चन नंबर 54 और 55 ये पैराग्राफ के आधार पर ये प्रश्न दिए गए हैं। पहले पैराग्राफ पढ़ना है, उसके बाद ये आंसर आपको करने हैं क्वेश्चन नंबर 54 और 55 के अंदर। अब ये पैराग्राफ कहाँ से पढ़ोगे, इसकी PDF में से। PDF कहाँ पे मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर। किस नाम से है, नॉलेज हब के नाम से। इसका लिंक कहाँ मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है नॉलेज हब के नाम से।
नॉलेज हब ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको PDF मिलेगी। और जो पहली बार क्लास देख रहा है वो नॉलेज हब को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, हमारे 55% पूरे हो गए। 55% का पूरा होने का मतलब है कि हमारी यहाँ पे इंग्लिश भी पूरी हो गई। जीके, हरियाणा जीके, कंप्यूटर और इंग्लिश, ये 4 टॉपिक हमारे पूरे हो गए। अब 3 टॉपिक बचते हैं। पहले आएंगे 15% हिंदी के, फिर 15% मैथमेटिक्स के, और लास्ट के 15% आएंगे रीजनिंग के। तो प्रश्न नंबर 56, और यहाँ से हमारी हिंदी शुरू होती है प्रश्न नंबर 56 से। तो प्रश्न नंबर 56 में दिया है, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है। 1 2 3 4। तो रूप के अनुसार क्रिया विशेषण होता है 3 प्रकार का। कितना होता है? 3 प्रकार का। एक होता है मूल क्रिया विशेषण, एक होता है यौगिक क्रिया विशेषण, और तीसरा होता है स्थानीय। ठीक है, ये 3 प्रकार क्रिया विशेषण के होते हैं रूप के अनुसार, मूल, यौगिक और स्थानीय। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 57 है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। इस वाक्य में दिन शब्द क्या है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो दिन कैसा है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, या फिर उभयलिंग है? सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसमें बताना है कि जो दिन शब्द है वो कैसा है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो दिन शब्द कैसा है? पुल्लिंग होता है। भाई दिन हो गया, दिन होते हैं, ये तो थोड़ी ना लिखा होती है, अगर होती होता तो स्त्रीलिंग आता। दिन होते हैं, इसका मतलब क्या है? ये पुल्लिंग है। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 है कि कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, इसमें कौन सा कारक है। कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, इसमें कौन सा कारक है। देखो, कारक होते हैं 8 प्रकार के। कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने। इसमें ने दिया कहीं? नहीं, तो कर्ता कारक नहीं है। कर्म का क्या होता है? को। कर्ता ने कर्म को भी नहीं दिया। करण से या फिर के द्वारा, संप्रदाय के लिए। अब इस वाक्य में भाव देखो, कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, मतलब कानों से सुनी हुई बात पर यकीन मत करो। कहाँ से सुनी है बात? कानों से किसके अंदर आता है? करण कारक के अंदर। तो इसके अंदर कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक। कानों से सुनी हुई बात पर यकीन मत करो, ये कहना चाह रहा है इसमें। तो करण कारक का चिन्ह होता है से, तो कानों से, तो ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा इसके अंदर, करण कारक। प्रश्न नंबर 59 दिया है कि अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। अखरोट का हमें तत्सम बताना है। अक्सवाट, अक्सरोट, अक्सोट और असरोट। तो अखरोट शब्द का जो तत्सम रूप होता है अक्षोट। अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? अक्षोट। ठीक है, ऑप्शन बी जो लिखा है ये इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का। प्रश्न नंबर 60 दिया है, दिए गए विकल्पों में से किस उपसर्ग में अति का उपयोग नहीं हुआ है। उपसर्ग है एक अति, और किस में? तीनों में तो प्रयोग हो रखा है, एक में नहीं हो रखा, वो बताना है। देखो, अतिथि क्या होता है? अतिथि, अतिथि में होता है अ प्लस में तिथि। अत्यंत में होता है अति प्लस में अंत। अत्याधिक में होता है अति प्लस अधिक। अतिरिक्त में होता है अति प्लस रिक्त। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, तीनों में हमने अति उपसर्ग का प्रयोग किया है, लेकिन अतिथि में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अतिथि का जो संधि विच्छेद करेंगे वो बनेगा अ प्लस तिथि। तो अतिथि में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अतिथि में अ उपसर्ग का। तो इसका मतलब है ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, इसमें अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रश्न नंबर 60, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 दिया है कि निम्नलिखित से उपार्जित का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। उपार्जित जो शब्द है इसका विपरीत आपको बताना है। उपार्जित यानी कि जो कमाया हुआ, जो हमने अर्जित किया है वो। ठीक है, तो उपार्जित, इसका जो अगर समानार्थी शब्द होता है वो होता है अर्जित। अर्जित करना, उपार्जित करना यानी कि कमाना। और इसका विलोम शब्द आपको बताना तो वो होता है अनुपार्जित। उपार्जित शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो है अनुपार्जित। अनुपार्जित यानी कि बिना कमाया हुआ, और उपार्जित का मतलब होता है कमाया हुआ, खुद की मेहनत से पैदा किया हुआ, उपार्जित शब्द होता है वो। ठीक है, प्रश्न नंबर 62 है कि कौशल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौशल शब्द का पर्यायवाची यानी कि 4 में से 3 शब्द है जो कौशल शब्द का पर्यायवाची है। जैसे दक्षता, कौशल का मतलब होता है भाई किसी एक चीज़ में एक्सपर्ट होना, उस चीज़ में दक्ष है, उसमें कुशलता भी है। ठीक है, और वो उस चीज़ के अंदर पटुता भी है। अभ्यागत नहीं है। अभ्यागत तो होता है जो प्रैक्टिस करता है, जो ट्रेनर होता है वो। अभ्यागत वो बंदा होता है जो अभी सीखने वाला है वो। कौशल में वो होता है जो बंदा एक्सपर्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसके अंदर आ जाएगा ऑप्शन सी, जो इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है।
कौशल का पर्यायवाची शब्द क्या आएगा? अभ्यागत। पटुता का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ में निपुण होना, कौशल होना। ठीक है, तो ये सारे इसके ही पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन सी को छोड़कर। ऑप्शन सी इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है कौशल शब्द का। प्रश्न नंबर 62 का ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 दिया है कि जल, प्राण, पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है? यानी कि एक शब्द ऐसा है, इसके 3 अलग अर्थ होते हैं। इसका अर्थ जल भी होता है, इसका अर्थ प्राण भी, और इसका अर्थ पुत्र भी है। औषधि, औषधि का मतलब तो सिर्फ दवाई होता है। तत्वों का मतलब होता है सारे पदार्थ। सार और जीवन, तो जीवन जो शब्द है, जीवन, ऑप्शन डी में जो दिया है जीवन शब्द, जीवन का अर्थ होता है जल, प्राण और पुत्र, तीनों का ही अर्थ इससे संबंधित है जीवन का। जीवन शब्द के अलग अलग अर्थ हैं, जल भी अर्थ है इसका, प्राण भी अर्थ है और इसका अर्थ पुत्र भी है। तो इन तीनों शब्दों का अनेकार्थी शब्द बन गया जीवन। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 64 है कि श्रुति सम शब्द युग्म भिन्न अर्थ वाला सही जोड़ी बताई। यानी कि जो दिखने में एक जैसे हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होगा। कुल, कूल, अभिलाषा, इच्छा, रात्रि, निशा, किरण, रश्मि। देखो रात्रि और निशा ये दोनों तो एक दूसरे के पर्यायवाची दे रखे हैं। अभिलाषा और इच्छा ये दोनों भी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। भाई मेरी ये अभिलाषा है, मेरी ये इच्छा है या चाहत है। किरण, रश्मि ये भी एक दूसरे के साथ दिए हैं। इसमें पूछा है कि श्रुति सम यानी कि जो बोलने में एक जैसे लगे लेकिन अर्थ अलग अलग हो, और वो होता है कुल और कूल। ये इंग्लिश वाला कुल नहीं आएगा, इसमें ध्यान रखना हिंदी के अंदर। पहला कुल क्या है? पहला कुल तो है वंश, जो हमारा वंश होता है, जो कुल बोलते हैं, हमारा जो खुद का कुल है वंश है वो। दूसरा कुल है ये होता है किनारा। किनारा जो शब्द है उसके पर्यायवाची होते हैं तट, तीर, कुल, ये सारे जो है वो किनारा शब्द है उसके पर्यायवाची शब्द हैं। और पहला कुल है ये दे रखा वंश, जो अपना परिवार होता है वंश, वो दे रखा है। तो श्रुति सम यानी कि बोलने में सुनने में हमें एक जैसे लगते हैं ये कुल कुल, लेकिन इनका अर्थ अलग होता है। ठीक है, डर्मी कुल। क्वेश्चन नंबर 65 है बढ़ा चढ़ा कर कहना किसके लिए एक शब्द है? यानी कोई बात बढ़ा चढ़ा के बोलना, वो क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं अतिशयोक्ति। बढ़ा चढ़ा के कहना उसको क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति। ठीक है, अतिशयोक्ति एक अलंकार भी होता है जिसमें बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है कि भाई वो है ना कि रावण की पूंछ में लग ना पाई आग, हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका शीघ्र जरी गई, गरे निशाचर भाग। ठीक, हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका शीघ्र जली गई, गए निशाचर भाग। इसमें हमेशा अतिशयोक्ति अलंकार आएगा जिस चीज़ में बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा अतिशयोक्ति। प्रश्न नंबर 66 है मातृनाम का संधि विच्छेद करें। मातृनाम जो शब्द है इसका शुद्ध संधि विच्छेद आपको करना है। तो मातृ ऋणाम, इसमें है मातृ प्लस ऋणाम, और ये दिया है ऑप्शन बी के अंदर। देखो ऑप्शन ए में मात लिखा है, ऑप्शन सी में री ऐसे लिखा है, तो ये होता है मातृ प्लस ऋणाम, माता का ऋण, मातृ ऋणाम। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा मातृ ऋणाम। प्रश्न नंबर 67 है कि भीष्म पिता ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? आजीवन शब्द में कौन सा समास है ये इसने पूछा है। आजीवन शब्द के अंदर कौन सा समास है ये पूछा है। अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या फिर द्विगु समास। देखो अव्ययभावी समास आएगा, इसका आंसर क्या आएगा? अव्ययभावी समास। अव्ययभावी समास क्या होता है? जिसमें दो पद हो और प्रथम पद प्रधान हो प्लस प्रथम पद अव्यय हो। अव्यय क्या है? जिस पर किसी चीज़ का प्रभाव ना पड़े, लिंग वचन कारक का। तो आजीवन क्या होता है? आ प्लस में जीवन, तो इसमें आ शब्द प्रधान है क्योंकि आ के कारण ही सारे शब्द का अर्थ बदल गया। प्लस आ क्या है? एक ये अव्यय शब्द है जिस पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं हो रहा। तो इसमें कौन सा समास आएगा आजीवन के अंदर? अव्ययभावी समास। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 दिया है जिस वाक्य में साधारण और मिश्रित वाक्य का मेल संयोजक अव्यय द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? भाई जिस वाक्य में दो वाक्य मिला दे, एक साधारण वाक्य और एक मिश्रित वाक्य, तो वो कौन सा वाक्य बनेगा? संयुक्त वाक्य। दो वाक्य मिलाना यानी कि संयुक्त वाक्य बनाना। ठीक है, साधारण और मिश्र वाक्य के मेल संयोजक अव्यय द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 68 का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 की रस्सी को सांप समझ लेना ये क्या है? रस्सी को सांप समझ लेना ये क्या? हमारा भ्रम है। क्या है ये? भ्रम है। भाई कभी डर जाते हैं ना, अंधेरे में दिखे रस्सी पड़ी और एकदम से सोचे कि सांप है, ये क्या हो गया? हमें भ्रम हो गया। तो रस्सी को सांप समझ लेनी होता भ्रम। संदेह एक अलग होना, किसी चीज़ पर डाउट करना, ये चीज़ हो सकती है नहीं हो सकती। अंधविश्वास ऐसा जो बिना किसी प्रूफ के किसी बात पर भरोसा कर लेना। तो प्रश्न नंबर 69 का ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा भ्रम है।
प्रश्न नंबर 70 है कि अस्थिर पिंजर ढीले करना, अंजर पिंजर ढीले करना। इसका मतलब क्या है कि किसी को बुरी तरह मारना। कई बार हम देखते हैं ना भाई, उसके तो इतनी मार मारी है कि उसके तो अंजर पंजर ढीले हो गए, यानी कि बुरी तरह मारना। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 70 का। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 56 से लेकर हमने 70 तक करे हैं। 15 प्रश्न हमने करे हैं और ये प्रश्न करे हमने हिंदी के। यहाँ पे हमारी हिंदी पूरी हो गई। जीके, हरियाणा जीके, कंप्यूटर, इंग्लिश और हिंदी पूरी हो गई। अब 15 सवाल आएंगे गणित के और लास्ट में 15 सवाल आएंगे रीजनिंग के। सवाल नंबर 71 और यहाँ से हमारा मैथमेटिक्स शुरू होता है। इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल में, लिंक दिया नॉलेज हब का, टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से नॉलेज हब ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पहली बार क्लास देख रहा हो यूट्यूब पर भी नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आगे है प्रश्न नंबर 71 और ये गणित का पहला सवाल है। ठीक है, यहाँ से गणित शुरू होता है। तो सवाल नंबर 71 दिया है कि एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर भागफल 83 और शेष 3 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या है। कहने का मतलब क्या है कि जो 14,588 है इसको किससे भाग दिया गया। ठीक है, जो कोसेंट आया वो 83 आया था और शेष आया था वो 3 आया था। यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी x की, ये आपको बताना है। भाजक बताना है कि किस संख्या से इसको भाग दिया था 14,528 को। तो एक फार्मूला होता है जो आपने पढ़ा होगा पहले भी, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणा में भागफल प्लस में शेष। भाज्य क्या होता है, ये जो बीच वाली संख्या होती है ना भाज्य, ये भाज्य होता है, यहाँ पे भाजक होता है, ये भागफल होता है और नीचे बचता है शेष। ठीक है, हमने निकालना है भाजक। ठीक है, भाज्य हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, 14,528। ठीक है, बराबर भाजक हमने मान लिया x, भाजक जो हमने निकालना वो हमने मान लिया x गुणा में भागफल दे रखा 83 प्लस में शेष 3 हो जाएगा। अब ये 3 इधर आके इसमें से 3 घट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 14,525 बचेगा। और ये कितना है 83 x का मान निकालेंगे तो 14,525 के नीचे 83 से भाग हो जाएगा। ठीक है, 14,525 बचेगा, इसको 83 से भाग दे दो और वो आएगा 175। तो हमारा भाज्य कितना हो जाएगा 175, जो दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर। ठीक है, सीधा सा फार्मूला है, भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल और लास्ट में आ जाएगा प्लस में शेष। पहले इनकी गुणा होगी दोनों की, फिर इसमें शेष जुड़ेगा। तो 175 इसका उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 71 का ऑप्शन डी उत्तर आ जाएगा। अगला है सवाल नंबर 72। एक संख्या दे रखी है x4461, ये पूरी संख्या है कोई भी, इसका में 11 से हमें भाग करना, तो x का मान क्या होगा। यानी कि संख्या 11 से पूरा भाग होती है तो x का मान क्या आएगा। तो x का मान 2, 3 और 4 और 5, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें ज़्यादा ट्राई करना ही नहीं है। जो 4 ऑप्शन दे रखे वो ही पुट करके देखने हैं। ठीक है, अगर हम इसमें मान के चलो 2 पुट करके देखते हैं तो संख्या बनेगी 24,461। इसको 11 से भाग देगा तो 11 दूनी 22, बच गया 2 शेष, फिर 24, 11 दूनी 22, फिर 2 शेष बचेगा 26, 11 दूनी 22, फिर 4 बचेगा और 41। तो ये 11 से भाग नहीं होगा, यानी कि x की जगह 2 नहीं आएगा। ऐसे ही एक बार 3 पुट करके देखेंगे, एक बार 4, लास्ट में हम पुट करेंगे 5। इसको 11 से भाग देंगे तो 11 चौक 44, बच गया 10, आगे आ गया 4, 11 99, बच गया 5, 56, 11 5 55, 1 बच गया और 1 11, तो पूरा, यानी कि x की जगह 5 रखने पर यह संख्या बनेगी 5 4 4 6 1। ये पूरी 11 से भाग हो जाएगी। ठीक है, ये पूरी 11 से भाग हो जाएगी। एक दूसरा नियम क्या होता है, जैसे संख्या दे रखी है x 4 4 6 1, पूरी एक संख्या दे रखी है, इसमें क्या करना है, जो सम स्थानों पर है उनका जोड़ और विषम स्थानों पर है उनका जोड़ आपस में घटा दो। अगर वो 11 से भाग होता है तो संख्या 11 से भाग होगी, नहीं तो नहीं आएगा। 1 + 4 + x, इस जोड़ में से 6 + 4 घटा दो, ये 11 से भाग होना चाहिए। यानी कि इनका अंतर या तो 0 बचना चाहिए या फिर इनका अंतर 11 बचना चाहिए। जैसे ये संख्या हमने ली थी 5 आया था 544 61, 1 + 4 + 5 कितना हो गया 10, और सम स्थान पर है दूसरे चौथे छठे नंबर पर, वो है 6 और 4 10। इन दोनों का अंतर कितना हो गया 0, तो मतलब संख्या 11 से भाग हो जाएगी। अगर हमने यहाँ पे 3 रखा 344 61, तो इनका सम कितना आएगा, पहले भी सम स्थान पर 1 + 4 + 3 कितना हो गया भाई, एक एक छोड़कर जोड़ना है, 4 3 7 और 1 8, और इनका सम जोड़ कितना होगा 6 और 4 का 10, तो 10 और 8 का अंतर कितना आ गया 2, तो 2 से 11 से भाग नहीं होता, इसका मतलब संख्या 11 से भाग नहीं होगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। संख्या बनेगी 54,461 जो 11 से भाग होती है। x का मान आएगा 5।
सवाल नंबर 73 दिया है 0.6 और 6 के ऊपर है बार, इसको भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने का सबसे पहला नियम है कि 6 संख्या पूरी लिख लो, जितने के ऊपर बार है उतने नीचे नौके लगाते जाओ। बार सिर्फ एक अक्षर पर है तो 9 आ जाएगा, 6/9। अगर ये ऐसे होता 0.163 और सारे पे बार होता तो हम लिखते 163, और कितने अक्षरों पर बार है 3 पर, तो 999 आ जाता। अगर ये संख्या ऐसे होती 0.1 और 7 के ऊपर बार है तो हम क्या करते 17। पहले तो जो बिना बार वाला है ना वो इसमें से घटा दो, बटे में जिसके ऊपर बार है पहले तो उतने नोक को लिखो, एक अक्षर पे बार है तो एक नोक का, और जितने पे बार नहीं है उतने 0, 90, तो यानी कि 16/90। तो ऐसे 6.6 बार को क्या लिखेंगे 6/9, 6/9 यानी कि 2/3। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 73 का। अगला है सवाल नंबर 74। सवाल नंबर 74 में दिया है कि 2 साल के बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जो वर्तमान में 12 लाख है और वृद्धि दर 4% है। 2 साल के बाद की जनसंख्या इसने पूछी है, ठीक है। 2 साल बाद जनसंख्या ये कितनी हो जाएगी। देखो इस प्रकार के सवालों में 2 तरीका है। पहले तो कि 4% को हम लिखते हैं, 4% कितना होता है 4/100 यानी कि 1/25। जनसंख्या कितनी होगी 25 से 26, ठीक है भाई। जनसंख्या ऐसे तो बढ़ेगी, 4% का मतलब क्या होता है 1/25, तो यानी कि पहले साल 25 थी, कितनी होगी 26, अगले साल फिर 25 से कितनी होगी 26, यानी कि टोटल 625 का कितना हो गया 676। आपस में गुणा करेंगे, 625 की वैल्यू तो रखिए 12 लाख, 676 की वैल्यू हमें निकाल देनी है। एक तो तरीका है ये। दूसरा तरीका क्या है कि शहर की जनसंख्या थी 12 लाख, 4% दर से बढ़ेगी, कितना हो जाएगा 104/100। अगली बार भी कितना हो जाएगा 104%, 104/100। इसको सीधा गुणा कर दो, वो सही उत्तर आ जाएगा आपका। दोनों में से कोई भी तरीका आप लगा सकते हो, ठीक है। और ऐसे सवालों में एक चीज़ ध्यान रखना, ऑप्शन में इसमें एक ऑप्शन सीधा दे रखा तो ये हट जाएगा। अगर ऐसी पूरी संख्या दे रखी हो ना तो संभावना होगी वही उत्तर होने का, एग्जैक्ट अगर उत्तर दे रखा है तो इसका उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 74 का ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 75 दिया है एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर हैं, तो गांव में अशिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या होगा। अशिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या होगा। देखो इसमें सीधी सी बात है, आप 2 तरीके हैं। पहले तो देखो पढ़े लिखे लोग 111 हैं, तो अनपढ़ कितने बच गए 200 में से 111 घटा दो, कितने बच गए 89 लोग अनपढ़ हो गए। कितने में से 200 में से गुणा में 100, भाई 89 हो गए अनपढ़, बटे टोटल आदमी कितने 200 गुणा में 100, 2 0 से 2 0 कट गए, 89/2 करेंगे तो 44.5 आ जाएगा। तो गांव में जो अनपढ़ लोग कितने बच गए 44.5%। एक तो तरीका हो गया ये 89 लगा के। एक हमें पता है प्रतिशत का मतलब 100 होता है, ठीक है। 200 व्यक्तियों की जगह अगर हम 100 व्यक्ति निकालेंगे तो पढ़े लिखे कितने आ जाएंगे भाई, पढ़े लिखे कितने आएंगे 55, इसका भी आधा हो जाएगा। 100 में से 55 पढ़े लिखे तो अनपढ़ कितने आ गए 44, 100 में से 44 यानी कि 44% हो जाएगा। प्रतिशत का मतलब 100 होता है, तो इसलिए तो हम 100 मानते हैं, मूलधन वगैरह सब कुछ। प्रतिशत का मतलब 100 होता है इसलिए। तो अगर 200 व्यक्ति की जगह 100 व्यक्ति होते तो आधे पढ़े लिखे तो 55.5, तो अनपढ़ कितने हो गए 100 में से 55.5 गए तो 44.5 अनपढ़ होते, ठीक है। सवाल नंबर 76 दिया है वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात करो जिसका प्रयोग 360 सेंटीमीटर, 800 सेंटीमीटर और 1550 सेंटीमीटर के स्टिक मापन के लिए किया जा सके। देखो ऐसा सवाल आएगा, और ऐसे सवाल के लिए सबसे अच्छा क्या चीज़ है, इसमें कुछ नहीं करना, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना। जो 3 संख्याएं दे रखी है उनका हमें HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF निकालना है। दूसरी बात, HCF निकालने मत बैठना, आप ऑप्शन देखना पहले तो। ऑप्शन क्यों देखना, देखो इन संख्या के लास्ट में 0 0 0 है तीनों के। जिस संख्या के लास्ट में 0 सीधी सी बात वो 10 से तो जाएगी, भाग होगी। तो इसका मतलब इसका जो HCF आएगा वो 10 का मल्टीपल आएगा। भाई तीनों संख्या 10 से भाग होएगी क्योंकि तीनों के इकाई अंक 0 है। तो अब HCF पहले तो वो देखो जो 10 का मल्टीपल है। 9 भी 10 का मल्टीपल नहीं है, 15 भी नहीं है, 12 भी, इसका मतलब सिर्फ 10 ही है, इसका HCF आएगा। अगर कोई ऑप्शन 20 भी होता है, 30 होता है, जब हमें आगे कैलकुलेट करना पड़ता। लेकिन अब इन 4 ऑप्शन में सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जो 10 का मल्टीपल और वो खुद 10 दिया गया है। अगर मान लो यहाँ 10 की जगह 20 होता, उसके बाद हम इन दोनों ऑप्शनों से चेक करते, दोनों ऑप्शन हमारे कट जाते, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें ये देख लो, ये तीनों में से 10 से पूरा भाग हो रही है, तो इसका मतलब 10 का फैक्टर पाएगा। कई बार ये तीनों संख्या ऐसी जो 3 से भाग होती है, 3 से भाग होने का मतलब भाग मत करके देखना, 3 से भाग करने का नियम होना चाहिए कि अंकों का जोड़ हो 3 से भाग होगा।
अगर हो रहा है तो इसका मतलब जो HCF आएगा वो 3 का फैक्टर मिलेगा, जो 3 का फैक्टर नहीं है वो एलिमिनेट कर देना। तो सवाल नंबर 76 का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। अगला है सवाल नंबर 77 और ये है सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन का सारा सवाल दिया गया है। सिंप्लीफिकेशन के इस फार्मूले में सरलीकरण के इस फार्मूले लगेगा बोर्ड मास का फार्मूला। सबसे पहले तो ब्रैकेट सोल्व होंगे सारे, फिर होएगा ऑफ, जहाँ भी ऑफ है यानी कि उसका मतलब है का, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई। अब देखो सबसे पहले हम ये ब्रैकेट सोल्व करेंगे, उसके बाद ये बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले ये वाला हिस्सा सोल्व होगा, फिर ये पूरा सोल्व होगा और ये लास्ट के गुणा का। अब इस ब्रैकेट के अंदर भी बोर्ड मास लेगा तो सबसे पहले ऑफ वाला हिस्सा सोल्व होगा, घटा नहीं होगा, पहले ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है गुणा करना। तो ये क्या आ जाएगा 5/7 गुणा में ये कितना हो जाएगा 8 एकम 8 और 3 11/8। ये तो पहली भिन्न बनेगी, माइनस इधर भी दे रखा है 5/8 गुणा में 6/7 हो गया। तो ये कितना बनेगा 8 तो 56 एलसीएम आएगा। ऊपर कितना घटेगा 8 5 40 और अच्छा गुणा ये सीधा 11 5 66, ये बनेगा 11 5 66/56 और ये बनेगा 6 5 30/56। एलसीएम आ जाएगा 56, 66 में 30 गया तो 36, ये बचेगी संख्या 36/56। 36/56 का मतलब 18/28 यानी कि 9/14 बनेगी। ये पहला जो हम सोल्व करेंगे ये बनेगा 9/14। ऐसे ये अगले वाला सोल्व करना है, उसके बाद ये सोल्व करना है, इन दोनों का पहले भाग करना, उसके बाद उससे गुणा करनी है और इसका उत्तर लास्ट में आ जाएगा 1/16। लास्ट में उत्तर कितना आएगा 1/16। सवाल नंबर 77 का उत्तर आ जाएगा 1/16। सरलीकरण का ये सवाल है, ठीक है भाई। ये हमने सोल्व करा है, ये आया था 9/14, पहले वाले भिना गई, ये भाग का निशान। अब इसको सोल्व करेंगे तो पहले इनको सोल्व करेंगे, 5/12 में 1/3 जोड़ेंगे यानी कि ये आ जाएगा 4/12 यानी कि 9/12 और 9/12 का मतलब क्या होता है 3/4। ये अंदर वाला कट के आ जाएगा सारा 3/4। 3/4 को 1/7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/7 चौक 28 और 1 माइनस 3/24 करेंगे तो 1 माइनस 3/28 करेंगे तो 28 का मतलब क्या होता है 28 माइनस 3 25/28, ठीक है। ये 25/28 भाग का निशान तो क्या आ जाएगा गुणा 28/25 ये आ जाएगा। ये सारी संख्या आएगी 25/28, लेकिन यहाँ पे बीच में भाग का निशान तो ये हो जाएगा 28/25। 14 दूनी 28 और ये 9 दूनी 18/25 आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों सोल्व करने के बाद 18/25 आएगा। अब इसको आपको सोल्व कर लेना है। 1/16 इसका उत्तर आ जाएगा, 77 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब आगे है सवाल नंबर 78 और ये सवाल दिया है, ये दिया है एवरेज के ऊपर, औसत का ये सवाल है। इस सवाल को करने के अलग अलग 2 तरीके हैं, जो आपको आसान लगे वो कर लेना। सबसे पहले आपको एक्स का जो मेथड है उससे समझा देता हूँ मैं, एक्स से मानकर, और उसके बाद दूसरा हम शॉर्टकट देखेंगे इसका। तो सवाल नंबर 78 में क्या दिया है, एक कक्षा में कुछ लड़कियों का औसत वजन है 56.4 किलोग्राम, ठीक है। बाद में 4 लड़कियां चली गई है इतना इतना वेट की। इसके बाद कक्षा में शेष लड़कियों का औसत वजन 275 ग्राम बढ़ गया। तो शुरुआत में कितनी लड़कियां थी क्लास के अंदर, ये आपको बताना है। तो ये बताना है कि शुरू में कितनी लड़कियां थी, ध्यान रखना, ये नहीं बताना कि 4 लड़कियां जाने के बाद कितनी बची। इसने पूछा शुरू में कितनी थी, ठीक है। देखो इसको 2 तरीके, पहला तरीका करता है एक्स मान के। पहले हमने मान ली टोटल एक्स लड़कियां थी शुरू में, बिल्कुल स्टार्ट में जो इसने उत्तर पूछा वही, उनका औसत वजन था 56.4 किलोग्राम। तो टोटल वजन कितना हो जाएगा 56.4x। भाई हर लड़की का औसत वजन 56.4 है तो टोटल वजन कितना हो जाएगा 56.4x, ये टोटल वजन हो गया, ठीक है। अब इसमें से 4 लड़कियां चली गई, एक का 53.2 था, एक का 54.6, एक का 52.8 और एक का 54 किलो। तो इनका टोटल वेट करेंगे तो कितना चला गया 214.6, इन चारों को जोड़ेंगे तो, ठीक है। यानी कि पहले तो इनका वजन था 56.4x टोटल, इसमें से कितना वजन चला गया 214.6 किलोग्राम वजन चला गया। अब ये लड़कियां कितनी बची, पहले x लड़की थी, 4 लड़की गई तो कितनी बच गई x माइनस 4 लड़की बच गई। और इनका वेट कितना हो गया, अब 56.4 पहले था और अब 275 ग्राम और बढ़ गया। 275 मत जोड़ना, ये ध्यान रखना ये ग्राम में है और वो किलोग्राम में है। ये इसका मतलब कितना किलोग्राम हो गया 0.275 किलोग्राम, ठीक है। तो पहले औसत वजन 56.4 था, अब 0.275 और बढ़ गया। तो अब इन जो x माइनस 4 लड़की बच गई इनका वजन कितना हो गया, अब इसमें जोड़ेंगे तो 56.4 में 0.275 तो ये बचेगा 56.675 बन जाएगा। यानी कि x माइनस 4 लड़कियों का जो वजन है वो हो गया है 56.675। ये सारी एक समीकरण बनेगी।
मैं आपको क्लियर अच्छे से लिख के दिखा देता हूँ इसमें क्या बनेगी समीकरण। पहले तो जो था 56.4x लड़कियों का, इसमें से चली गया 214.6, ये वजन इसमें से चला गया। अब ये कितने के बराबर बचे, नया एवरेज कितना हो गया, इनको जोड़ के 56.4 में 0.275 जोड़ेंगे तो ये हो गया 56.675, और कितनी लड़कियों का हो गया ये x-4 का। ये भी x-4 लड़कियों का है, क्योंकि x टोटल लड़कियां थी, इसमें से 4 लड़कियों का वजन घटा दिया, ये इसका एवरेज है। यहाँ से हमें x का मान निकालना, और x का मान आ जाएगा 44। वो ही लड़कियां जो शुरू में थी, तो इसने पूछा कि शुरू में कितनी लड़की थी, 44, तो इसका उत्तर हो जाएगा 44। ठीक है, 56.4 औसत वजन था, x लड़कियां मानी तो टोटल वजन होगा 56.4x। 4 लड़कियां चली गई तो उनका वजन कितना कम हो गया, 214.6। ये बच गया वजन उन लड़कियों का 4 लड़कियां जाने के बाद, और एवरेज इनका ये हो गया नया x-4 के हिसाब से, दोनों वजन बराबर हैं। ठीक है, एक तो है ये तरीका। अच्छा, एक दूसरा तरीका है जो हम नॉर्मली करते हैं, तो इसमें देखो भाई चारों लड़कियों का ये गई है, इनका टोटल वजन कितना बना है 214.6, इतना वजन गया टोटल। इनका औसत वजन निकालेंगे भाई, एवरेज कितना वजन गया होगा इन चारों लड़कियों का जोड़ के, 214.6 को अगर हम 4 से भाग देते तो इन चारों लड़कियों का एवरेज वेट आ जाएगा। ये जो 4 लड़कियां गई हैं किस एवरेज वेट की गई है, तो इनका एवरेज वेट आएगा 53.65। ठीक है, जो 4 लड़कियां गई हैं इनका एवरेज वजन है 53.65, और इन लड़कियों का स्टार्ट में औसत वजन कितना दिया था 56.4 किलोग्राम। शुरू में औसत वजन था सभी लड़कियों का 56.4, लेकिन 4 लड़कियां चली गई, उनका एवरेज वेट था कितना 53.65। ये इन 4 लड़कियों का एवरेज वेट था, तो कितना बच गया ये भाई, कितने का फ़र्क आना चाहिए, ये आना चाहिए कितने अंतर आएगा 2.75 का। ठीक है, कितने का फ़र्क आ गया इनके वजन में अब 2.75 का, 2 किलो 75 ग्राम, 750 ग्राम, 2 किलो 750 ग्राम का इसके वजन में फ़र्क आ गया एवरेज के हिसाब से। भाई टोटल लड़कियों के एवरेज में से 4 लड़कियों का एवरेज घटा दिया, तो एवरेज में फ़र्क आना चाहिए 2.75 किलोग्राम का। लेकिन इनका वजन बढ़ा कितना है वो देखो, बढ़ा है 275 ग्राम, यानी कि 0.275 किलोग्राम बढ़ा है, और फ़र्क आना कितना चाहिए था 2.75 का, कितना गुना हो गया 10 गुना, 10 गुना वजन का फ़र्क हो गया ना। तो लड़कियां गई कितनी थी, 4 लड़कियों के जाने से इतना फ़र्क है, तो 10 गुना हो गया, यानी कि कितनी लड़कियों का वजन का फ़र्क पड़ गया 40 लड़कियों पे। ये 10 गुना वजन का फ़र्क हो गया। एवरेज बढ़ा कितना है 275 ग्राम, यानी कि 0.275। ये 275 मत पढ़ो, इसको पढ़ो 0.275, कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि ग्राम में है तो इसको किलोग्राम में बनाना है। लेकिन इनका जो औसत वजन में जो फ़र्क आया था वो आया था 2.75 एवरेज में। ठीक है, इसको अगर 0.275 ठीक करेंगे तो 10 उत्तर आएगा, 10 आएगा। इसका मतलब 4 की जगह कितनी लड़कियां थी, इसका 10 गुना लड़कियां थी। कितनी लड़कियां थी, अब 40 लड़कियों का औसत पे फ़र्क पड़ा है। ये 40 लड़कियां अब बाद में बची है, 4 लड़कियां इसमें पहले से जा चुकी, तो शुरू में पूछा कितनी लड़कियां थी, तो 40 और 4 44 लड़कियां थी। ठीक है, जैसे आपको सही लगे वैसे आप कर लेना। अगला है सवाल, और इस समीकरण में x और y का अनुपात निकालना है। इसको ऐसे लिख लो, 2x जमा 3y बटे 2x माइनस 3y, और ये है 3/2 के बराबर। आर पार गुणा कर दो, 2 को ऊपर कर दो, 3 को इससे नीचे से कर दो, तो 2 से करें तो 2 दूनी 4x जमा 3 दूनी 6y, और 1 इसके बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6x माइनस 3 दिया 9y। x की सारी समीकरण एक तरफ ले आए, y की एक तरफ, तो 4x की साइड इधर से 6 आएगा तो कितना आएगा -2x बचेगा, और ये -9y में -5y जाएगा, 9 6 15y, यानी कि 2x बराबर 15y, और x बटे y कितना हो जाएगा 15/2, यानी कि ऑप्शन सी आ जाएगा, x अनुपात y हो जाएगा 15/2। देखो अनुपात का मतलब ये बटे होता है, x बटे y, ये होता है x अनुपात y, ये ध्यान रखना, जहाँ अनुपात का निशान दे रखा हो उसका मतलब बटे में। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 79 का। ठीक है, 15:2। सवाल नंबर 80 दिया है, एक लड़की किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचती है। यदि उसे 25% कम पर खरीदती और उसे 3025 रुपये कम में बेचती तो 30% का लाभ होता, वस्तु का मूल्य क्या है। ऐसे सवाल हम क्या करते हैं, शुरू में वस्तु की कीमत मान ली हमने 100 रुपये थी, उसको 25% लाभ पर बेच दिया, कितने में बेच दिया 125 पर। उसने कहा कि अगर उसे 25% कम में खरीदती तो 100 का 25% हटाएंगे तो कितने में खरीदती 75 रुपये में। अगर वो वस्तु उसने 75 में खरीदी और उसको 30% फ़ायदे पे बेचती, ये रकम भूल जाओ 3050, इसको 3% फ़ायदे पर बेचती, 30% अगर फ़ायदा होता तो इसका 30% निकालेंगे 75 का,
तो ये आएगा लगभग 22.5। तो कितना हो जाएगा टोटल 97.5 पे। 75 की वस्तु को 30% प्रॉफिट पर बेचेगी तो कितने रुपए में बेचती 97.5 पे, तो उसको प्रॉफिट होता 3025 का। लेकिन अब यहाँ पे इनका अंतर देखो, प्रॉफिट हो कितना रहा है इसको वास्तव में, अब प्रॉफिट हो रहा है इसको 27.5 रुपये का। 125 में से 97.5 घटा दिया तो, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी दे रखी इसने 30.25, 3075 नहीं 30.25 रुपये है। 27.5 की वैल्यू दे दी 30.25। हमने निकालनी वस्तु की कीमत 100 की कीमत, 27.5 की वैल्यू है 30.25, तो 100 की कीमत हम निकालेंगे तो 110 आ जाएगा। 100 की कीमत आएगी 110 रुपये, तो वस्तु का वास्तविक मूल्य था 110 रुपये। अगला सवाल नंबर 81, यदि साधारण ब्याज के अंतर्गत 3000 रुपये की राशि 2 साल में 3600 हो जाती है तो ब्याज की दर बताओ। यानी कि ब्याज कितना मिला है 600 रुपये, ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन गुणा में समय कितना 2 साल, दर निकल जाएगी। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 2 3 6, 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 10%। ठीक है, 10% इसका उत्तर आ जाएगा। ब्याज गुणा में 100 बटे मूलधन गुणा में समय, ये साधारण ब्याज का फार्मूला है दर निकालने का। सवाल नंबर 82 है, रहीम और हरीश एक काम को 15 और 10 दिन में करते हैं, एक साथ मिलकर काम करें तो कितना होगा। एक करता 15 दिन में, एक करता 10 दिन में, एलसीएम कितना आएगा 30। इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 2, इसकी एफिशिएंसी 3, तो 30 बटे में दोनों की क्षमता 5 यानी कि 6 दिन में। ठीक है, दोनों की क्षमता को जोड़ के टोटल काम को भाग दे दो, तो 30 बटे में 5 यानी कि 6 उत्तर आ जाएगा। 6 दिन में दोनों मिलकर काम पूरा कर देंगे। सवाल नंबर 83 दिया है, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है और वापस 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आता है, औसत स्पीड बताओ। देखो 2 स्पीड दे रखी है, एक एक्स दे रखी है और एक वाई। एक्स का मान 10 है, वाई का मान 15 है, एवरेज स्पीड पूछी है। तो अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, औसत गति निकालनी है, तो उसका सीधा सा फार्मूला होता है 2 गुणा में एक्स गुणा में वाई बटे में एक्स जमा में वाई। तो 2 गुणा में 10 गुणा में 15 बटे में एक्स जमा वाई जोड़ेंगे तो 15 और 10 25, 5 तिया 15, 5 5 25, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ऑप्शन बी। औसत गति कितनी हो जाएगी उसकी 12 किलोमीटर। ध्यान रखना स्पीड में औसत ऐसे मत कर देना, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, वो औसत नहीं निकलेगा, ये गलती कर देते हैं बच्चे कई बार। स्पीड का औसत का फार्मूला रहेगा 2xy अपॉन में x प्लस वाई, ये ध्यान रखना। तो ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 83 का। सवाल नंबर 84 है, ये बार ग्राफ पे दिया गया है, ये आपको सोल्व कर लेना है। सवाल नंबर 85 है, ये है मिक्सर और एलिगेशन का। सवाल क्या दिया है, 140 रुपये प्रति किलोग्राम और 90 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल के किस अनुपात में मिलाए कि दोनों का मिश्रण 110 रुपये प्रति किलोग्राम का हो जाए। तो पहले कितना दे रखा है 140 रुपये का भाव, दूसरे वाले का दे रखा 90 का भाव, औसत कितना दे रखा है, कितने पे बेचना है 110 पे बेचना है। इसका एलिगेशन लगा दो, 110 में से 90 गया तो 20, 140 में से 110 गया तो 30, 1 0 से 1 0 कट जाए। किस अनुपात में मिलाएंगे 2:3 में। किस अनुपात में मिलाए जाएंगे 2:3 में। एक चीज़ ध्यान रखना, एलिगेशन जब लगाओ, अगर यहाँ पे दे देता ना कि 110 पर बेचने पर 20% लाभ हो जाता, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी पड़ती है, 120 की वैल्यू होती है। और दूसरी बात, ये जो वैल्यू दी जाएगी जो एलिगेशन में हम बीच में रखते हैं, वो इन दोनों वैल्यू के बीच की वैल्यू मिलेगी। एक साइड 100 है, एक साइड 50, तो बीच की वैल्यू 51 से लेकर 99 के बीच की मिलेगी, जो हम बीच में रखते हैं, वो ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए, 2:3 में ये मिलाए जाएंगे। सवाल नंबर 86 और यहाँ से हमारी रीजनिंग शुरू हो गई। 85 सवाल पूरे, यानी कि गणित हमारा पूरा हो गया। जीके हरियाणा जीके, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश और गणित हमारा पूरा। लास्ट के 15 सवाल बच गए रीजनिंग के। क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, नॉलेज हब पर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और जो पहली बार क्लास देख रहा हो यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर लेना। अब हम शुरू करते हैं रीजनिंग। यहाँ से देखो सवाल नंबर 86 है, ये रीजनिंग का अच्छा सवाल दिया है, बैंकिंग में 100% आता है सवाल। सवाल क्या दिया है कि एक रसायन संपन्न अनुसंधान में निम्नलिखित शर्तों एक इंजीनियर को चयन करना है। भाई कोई एक इंजीनियर सेलेक्ट करना है और उसका सिलेक्शन प्रोसीजर दे रखा है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, 65% नंबर के साथ उसके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट। कम से कम 5 साल का उसको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 7 साल का रिसर्च उसके प्रकाशित होने चाहिए, रिसर्च पेपर होने चाहिए 7 साल के।
और चौथी कंडीशन है कि अंग्रेजी उसको बोलनी आनी चाहिए और जर्मन या रूसी भाषा का भी जानकार होना चाहिए। तो जर्मन आनी चाहिए या फिर रूसी में से एक भाषा आनी चाहिए और अंग्रेजी उसको अच्छे से बोलनी आनी चाहिए। एक कंडीशन और है कि सांख्यिकी में डिप्लोमा भी होना चाहिए। एक कंडीशन है कि 1 अगस्त 2017 को 28 साल से कम और 35 साल से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। और लास्ट कंडीशन है कि पीएचडी डिग्री वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। पीएचडी वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। ये तो नॉर्मल कंडीशन दे रखी है। इसके अलावा 2 कंडीशन दे रखी है। पहली है कि अगर कथन ए में मान रखा कि 65% और पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, अगर वो नहीं है लेकिन 7 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो मामला जाएगा मुख्य शोध अधिकारी के पास। अगर उसके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में 65% से अधिक नंबर नहीं है तब जाएगा मामला। उपरोक्त ई यानी कि सांख्यिकी में डिप्लोमा, अगर सांख्यिकी में डिप्लोमा नहीं है और 10 साल से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए तो उसका मामला जाएगा निदेशक के पास। ये 2 कंडीशन भी दे रखी है। अब प्रश्न क्या है, उपरोक्त डाटा के आधार पर दिया गया है कि चक्रवर्ती कोई लड़का है, इसको 67% मार्क्स आए हैं, स्नातकोत्तर है। तो पहली कंडीशन क्या थी कि पोस्ट ग्रेजुएशन 65% नंबर होने चाहिए, तो पहली कंडीशन पूरी करी है इसने। दूसरा कि अंग्रेजी और रूसी दोनों भाषा जानता है, दूसरी कंडीशन भी पूरी कर दी। अंग्रेजी आनी चाहिए और जर्मन और रूसी में से एक लैंग्वेज आनी चाहिए, वो भी आती है इसको। उसने 11 शोध पत्र प्रकाशित किए, कम से कम 10 शोध पत्र प्रकाशित करने थे, इसने 11 कर रखे हैं। उसे 8 साल का एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस कम से कम 5 साल का मांगा गया था, इसके पास 8 साल का एक्सपीरियंस है। पीएचडी डिग्री भी है। उम्र भी 32 साल है, उम्र भी 32 साल है, 35 साल तक उम्र मांग रखी थी। सारी कंडीशन पूरी कर रहा है ये, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़कर। क्या कंडीशन छोड़ के, ये देखो इसमें सारी कंडीशन पूरी करी। देखो पोस्ट ग्रेजुएशन में 67 नंबर थे, उसके 65 चाहिए थे। एक्सपीरियंस 5 साल का होना चाहिए था, उसके पास है 8 साल का। 7 शोध पत्र प्रकाशित होने चाहिए थे, उसने कर रखे 11। अंग्रेजी भी बोलनी आती है और रूसी भाषा भी आती है, ठीक है। और 1 अगस्त 2017 का डाटा और उसकी उम्र है 32 साल, ये भी सही है। पीएचडी डिग्री भी कर रखी है। सारी कंडीशन उसने पूरी करी है, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़कर, ये सांख्यिकी में डिप्लोमा होना चाहिए, ये उसने नहीं कर रखा, ये उसने नहीं कर रखा। बाकी सारी कंडीशंस उसने फुलफिल कर रखी है। अब इसका एक और डिटेल दी गई थी यहाँ पे उपरोक्त ई के लिए, यानी कि अगर उसका सांख्यिकी में डिप्लोमा नहीं है लेकिन 10 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए हैं, उसने करे कितने हैं, 11 करे हैं, 10 से अधिक है, ठीक है, तो उसका मामला डायरेक्टर के पास भेजा जाएगा, निर्देशक के पास भेजा जाएगा। तो इसका मतलब चक्रवर्ती का केस सेम यही है। तो चक्रवर्ती का मामला कहाँ भेजा जाएगा, निर्देशक के पास भेजा जाएगा, क्योंकि उसने सारी कंडीशन फुलफिल करते, सिवाय ऑप्शन जो ई वाली दे रखी है सांख्यिकी में डिप्लोमा, वो नहीं है। तो इसमें नीचे स्टेटमेंट दे रखी, अगर डिप्लोमा नहीं है और 10 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित कर रखे तो उसका मामला निर्देशक के पास जाएगा। तो इसके सिलेक्शन की क्या कंडीशन है, उम्मीदवार का मामला जो है वो निर्देशक के पास जाएगा, डायरेक्टर रिसर्च के पास उम्मीदवार का केस रेफर किया जाएगा। ये सवाल है इसका, काफ़ी आसान सवाल है। स्टेटमेंट बहुत बड़ी है, बस इसमें पढ़ते रहो। स्टेटमेंट जो दे रखी है वो मत पढ़ो, सीधा लास्ट में देखना पूछा क्या उसने, क्या क्या डिटेल दे रखी है उस व्यक्ति के बारे में कि उसके पास क्या क्या है, क्या क्या होना चाहिए, उसके हिसाब से आप देखते रहो कौन सी बात पूरी कर रहा कौन सी नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 87, और ये जो प्रश्न नंबर 87 है ये दिया गया है फैमिली रिलेशन के आधार पर, ठीक है। फैमिली रिलेशन के आधार पर दिया गया। इसमें देखिए जे है जो पी का पुत्र है, जे जो है वो किसका बेटा है, पी का बेटा है। पी जो है वो क्यू की बहन है, पी जो है वो क्यू की बहन है, यानी कि जे की माँ हो गई पी। क्यू एम का पुत्र है, यानी कि पी और क्यू दोनों किसके बेटे हो गए, एम का। एम जो है वो पी से किस प्रकार संबंधित है, तो एम पी से क्या हो गया, एम पी से किस प्रकार संबंधित है। तो एम का जेंडर नहीं दे रखा है, एम मेल है या फीमेल, तो एम का पी क्या लगेगा, जो पी है उसका एम क्या लगेगा, तो वो उसकी माँ भी हो सकती है और उसका बाप भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इनका ये दे रखा है कि इसका बेटा है क्यू, लेकिन पी इसकी बहन है क्यू की, लेकिन एम के बारे में नहीं बता रखा कि एम माँ है या बाप है इनका। तो एम माँ या बाप में से कुछ भी हो सकता, ऑप्शन डी। सवाल नंबर 88 है और यह है डायरेक्शन का। निशा अपने ऑफिस से पूर्व दिशा में 7 किलोमीटर चली, ऐसे बना लो, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। पूर्व दिशा में 7 किलोमीटर ऐसे चला दी, यहाँ से चली 7 किलोमीटर पूर्व दिशा में। फिर वह बाएं मुड़ी, ऊपर की तरफ मुड़ी और 5 किलोमीटर चला दी।
फिर दाएं मुड़ के 3 किलोमीटर चली, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चल दी। अब अपने ऑफिस से किस दिशा में, तो इस पॉइंट से यहाँ पे ऐसे दिशा बनाएंगे, तो ये है नॉर्थ और ये है ईस्ट, और वो इस कॉर्नर में है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में है। अब वो अपने ऑफिस से, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 88 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। अब वो ऑफिस से उत्तर पूर्व दिशा में है। देखो ऐसे डायरेक्शन बना लेना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। जब इसमें ये पूछते हैं ना कि एक पॉइंट के हिसाब से दूसरा पॉइंट कहाँ है, तो जिस पॉइंट के हिसाब से पूछा वहीं पे डायरेक्शन ऐसे बना लो, उस पॉइंट को सेंटर मान के, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट। अब ये देख लो ये पॉइंट इस पॉइंट की दिशा में कैसा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा में। सवाल नंबर 89 है, राज पश्चिम की ओर चल रहा है। वह चलते समय हर मोड़ पर 45 डिग्री कोण पर दाएं दाएं और बाएं 3 बार मुड़ता है। देखो ऐसे चला, पश्चिम की ओर चल रहा है, इस दिशा में चल रहा है वो, ऊपर नॉर्थ है, इधर वेस्ट है, पश्चिम। पश्चिम की ओर चला, 45 डिग्री मुड़ा, दाएं दाएं 2 बार, एक बार दाएं मुड़ा 45 डिग्री तो इधर आ गया इस पॉइंट पे, दोबारा फिर दाएं मुड़ा तो ये इधर आ गया। अब इसका मुँह हो गया उत्तर दिशा की तरफ 2 बार दाएं मुड़ने के बाद, क्योंकि 2 दिशाओं के बीच में जो कोण है ये है 90 डिग्री का। तो 45 मुड़ेगा तो एक बार बीच में आएगा, दोबारा 45 मुड़ेगा तो ऊपर चला जाएगा उत्तर की तरफ। तीसरी बार वो मुड़ा बाएं, तीसरी बार बाएं मुड़ेगा तो यानी कि वापस इसी पॉइंट पे आ जाएगा, बीच वाली लाइन पे। अब वो किस दिशा में देख रहा है, वो देख रहा है नॉर्थ वेस्ट दिशा में, ठीक है। ये ऐसे बनेगा, ऊपर नॉर्थ नीचे वेस्ट, और ये देख रहा है इधर इस दिशा में, नॉर्थ वेस्ट दिशा में, क्योंकि जो कोण होता है बीच में 2 दिशाओं के बीच में वो कोण है 90 डिग्री का। तो 45 डिग्री का मतलब आधा, एकदम बीच में। तो देख रहा है नॉर्थ वेस्ट, यानी कि ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 89 का। अब उसका मुंह की साइड है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की साइड है। अगला है क्वेश्चन नंबर 90, और ये है कथन और निष्कर्ष का। कथन दिया है, यहाँ से 2 कथन दिए हैं और 3 निष्कर्ष दिए हैं। आपको ये बताना है कौन सा कथन और कौन सा निष्कर्ष सही है। पहला कथन दिया कि सभी घड़ी लाल है, ये घड़ी हो गया, और ये सारी घड़ी क्या हो गई, लाल हो गई। कुछ लाल नीले हैं, ये कुछ लाल है, ये नीले हो गए। अंदर है वो घड़ी है, ये कुछ लाल है और ये कुछ नीले हैं, ब्लू है। अब पहला निष्कर्ष है कि कुछ नीली घड़ियाँ हैं, ये जो ब्लू है ये घड़ियाँ हैं, इनका डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं दिया भाई, नीली का और घड़ी का कोई संबंध नहीं दिया है, गलत है। सभी लाल नीले हैं, बिल्कुल नहीं, सभी लाल नीले नहीं, कुछ लाल नीले हैं, सभी नहीं है, ये भी गलत है। कुछ घड़ियाँ लाल नहीं हैं, सारी घड़ियाँ लाल हैं। तो नकारात्मक नेगेटिव स्टेटमेंट की तो वैसे ही बात नहीं होनी, सारी पॉजिटिव दे रखी है, तो इसका मतलब तीसरा भी गलत है। इस प्रश्न नंबर 90 के जो निष्कर्ष दिए हैं कथन के आधार पर, तो तीनों ही निष्कर्ष गलत दिए हैं। यानी कि क्या होगा उत्तर इसका, कि कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है। तीनों ही जो निष्कर्ष दिए हैं, तीनों के तीनों निष्कर्ष इसमें गलत बता रखे हैं। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 91, और ये भी कथन निष्कर्ष का है। ये कथन दिया गया है 2, और नीचे 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। पहला कथन है कि सभी सांप जहरीले होते हैं, ये सारे सांप हो गए, और ये सारे सांप क्या हो गए, जहरीले। ये बाहर तो हो गया जहर और अंदर हो गया सांप। सभी जहरीले श्री सर्प। अब जितने भी जहरीले हैं ना, ये सारे क्या हो गए, श्री सर्प। ये बाहर क्या हो गया, श्री सर्प, ठीक है। अंदर सांप, सांप क्या है, जहरीले, सारे जहरीले क्या हो गए, श्री सर्प हो गए। अब निष्कर्ष क्या है कि सभी सांप श्री सर्प, बिल्कुल सांप अंदर है, श्री सर्प एकदम बाहर है, तो इसका मतलब सही है। सारे जो सांप है वो श्री सर्प के अंदर है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि कुछ श्री सर्प जहरीले हैं, बिल्कुल श्री सर्प यह बाहर वाला जहरीला है, अंदर वाला, तो ये जो हिस्सा है श्री सर्प का ये जहरीला भी है, तो इसका निष्कर्ष 2 भी सही है। यानी कि प्रश्न नंबर 91 में निष्कर्ष 1 और 2 दोनों का अनुपालन करता है, अनुसरण करता है, और ये बात दे रखी है ऑप्शन बी के अंदर। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों को फॉलो करता है, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 92 दिया है। देखो इस सवाल नंबर 92 जो है प्रैक्टिस सेट पीछे वाले में दिया था, और इसमें एक लाइन मिसिंग है, ये वाली उस पीछे वाले प्रश्न में। इस वजह से वो प्रश्न के कई उत्तर बन रहे थे। इस प्रश्न में सही प्रॉपर स्टेटमेंट दी है, कोई भी लाइन मिसिंग नहीं है। दोनों में फ़र्क क्या है, उस सवाल में कुछ और चीज़ पूछी थी, इसमें कुछ और चीज़ पूछी है। तो प्रश्न नंबर 92 में जो स्टेटमेंट दी है वो पढ़े। 5 बंदर हैं A B C D E करके। C जो है वो D के बगल में बैठा है, C वो D के बगल में है, तो ऐसे बैठेगा या फिर D के इस साइड बैठेगा। भाई D के या तो पीछे लेफ्ट में बैठेगा या फिर राइट में बैठेगा। D E के साथ नहीं बैठता, चलो हटाओ इस लाइन को।
ई शाखा के बाएं छोर पर बैठा है, यानी कि इस साइड ई बैठा है एकदम लास्ट में, तो इनके बीच में 2 बंदे आ जाएंगे, चाहे कितने भी आओ। ई लेफ्ट में बैठा है एकदम, ई एकदम इस साइड बैठा, उसके बाद अलग अलग बैठे हैं। आगे क्या दिया है, सी दाएं से दूसरे स्थान पर है, सी दाएं से दूसरे स्थान पर, तो ऐसे तो बनेगा नहीं। अगर सी दाएं से दूसरे स्थान पर बैठाएंगे तो ऐसे तो नहीं बनेगा, लेकिन इसमें ऐसे बन सकता, ई फिर एक छोड़ के डी सी और फिर एक छोड़ दिया, या फिर इसमें ऐसे बनेगा। देखो अलग अलग पॉसिबिलिटी हो जाएंगी इसमें, ठीक है। ई फिर 2 छोड़ के सी और डी बनेगा एक, तो एक ऐसे बनेगा, ई एक छोड़ दिया, फिर डी फिर सी और फिर एक छोड़ दिया, 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। आगे क्या देखा, ई सी का स्थान दाएं से दूसरा है, बिल्कुल ठीक है, दूसरे स्थान पर है। ए बी के तुरंत दाईं ओर है। अब गड़बड़ होएगी इस स्टेटमेंट में, क्योंकि इसने कहा कि ए बी के तुरंत दाईं ओर है, यानी कि ए और बी एक साथ बैठे हैं, और बी जो है वो ई के दाईं ओर है, यानी कि ई के इस साइड में बी बैठा है। ये लाइन देने की कोई मतलब नहीं था, बी ई के दाईं ओर वाली, बी ई के दाईं ओर बैठा है, इस लाइन का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ई जो है वो एकदम बाएं छोर पर इसने पहले बैठा रखा है यहाँ पे, तो जो भी बैठेंगे वो सारे ई के दाएं तरफ ही बैठेंगे, ई के बाएं तो कोई बैठ नहीं सकता, तो बी ई के बाएं और इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकलता था, ठीक है। ए बी एक साथ बैठे, यानी कि 2 जगह होनी चाहिए, तो ये ऐसे बैठेंगे, बी के तुरंत ए, ये बी के दाएं बैठा ए, तो पहले बी आएगा फिर ए आएगा, ये स्ट्रिंग अरेंजमेंट बनेगी, ई बी ए सी और डी। ए और सी साथ बैठे हुए, ये लाइन भी लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, अगली लाइन लिख रखी, ए और सी साथ बैठे, साथ ही बैठेंगे ये। अब पूछा है कि केंद्र में कौन बैठा, तो केंद्र में बैठा ए, इनकी जो प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट बनेगी वो बनेगी ई बी ए सी और डी, और सेंटर में कौन बैठा, ए, और ए किस ऑप्शन के अंदर दिया है, ऑप्शन ए में ही दिया है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेंटर में कौन सा बंदर बैठा है, ए वाला बंदर बैठा है। सवाल नंबर 93 दिया है, ये 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें से कौन सा अलग है, भारत, श्रीलंका, जापान और मॉरिशस। सवाल नंबर 93 में, और इसमें सबसे अलग कौन सा है, भारत इनमें से अलग है, भारत इनमें अलग हो जाएगा, क्योंकि सारे एशिया के 2 देश है, लेकिन ये सारे नीचे साउथ वेस्ट एशिया के हिस्से आते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 94 है, और ये 4 आकृति दे रखी है, इसमें से कौन सी आकृति अलग है ये आपको बताना है। ये 4 आकृति दे रखी है, कौन सी आकृति इनमें से अलग है ये आपको बताना है। अब देखो इनमें ध्यान से क्या है, ये आकृति अलग दे रखी है, कौन सी क्या क्या अंतर, देखो एक निशान है, उसके दाएं बाएं डॉट है, फिर ये एक निशान दे रखा सही का, सही का निशान है, दाएं बाएं डॉट है, सही का निशान है, इसके दाएं बाएं डॉट है दोनों में, देखो ऊपर सही का निशान, इसके दाएं बाएं डॉट, नीचे सही का निशान, इसके दाएं बाएं डॉट है। इसमें देखो सही का निशान है, इसके एक साइड डॉट है, एक साइड सही का निशान। ये डी वाली अलग है, क्योंकि इसमें जो सही का निशान है ऐसे, उसके दाएं बाएं डॉट नहीं दे रखे, इसमें लगातार ये ही सेम निशान दे रखे हैं, इसके भी राइट में लेफ्ट में भी सही का निशान, तो ऑप्शन डी इसमें से सबसे अलग हो जाएगा। इमेज जो डी नंबर की है वो इसमें सबसे अलग हो जाएगी। सवाल नंबर 95 है, कथन और निष्कर्ष का। एक स्टेटमेंट दे रखी है, उसके हिसाब से आपको बताना है कि निष्कर्ष सही है या गलत है। स्टेटमेंट क्या दे रखी है, यहाँ से कथन शुरू है कि श्याम ने कौशिक से कहा, श्याम कोई लड़का है, उसने दूसरे लड़के कौशिक से कहा कल्याण का प्रदर्शन अच्छा है। किसी तीसरे के बारे में कहा है कि कल्याण का प्रदर्शन अच्छा है और उसे प्रोन्नत किया गया है, ठीक है, यानी कि उसका प्रमोशन किया गया है। ये लाइन कही है लड़के ने कि भाई कल्याण का जो है अच्छा परफॉर्मेंस था और उसको प्रमोशन कर दिया गया। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, पहला है कि कल्याण को छोड़कर किसी भी अन्य ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, या फिर दूसरा है कि प्रदर्शन से उन्नति मिलती है। तो निष्कर्ष 2 तो बिल्कुल सही है, भाई आप जैसा प्रदर्शन करोगे उस हिसाब से ही आपको प्रमोशन मिलेगी, ये इसके अंदर बताई गई है बात, ठीक है। और ये दिया गया है केवल ऑप्शन बी फॉलो करता, ऑप्शन ए के अंदर केवल निष्कर्ष 2 का ही अनुसरण करता है, क्योंकि अगर आप परफॉर्मेंस दोगे तो ही प्रमोशन होगा, इसलिए ही कल्याण का प्रमोशन हुआ है। लेकिन ये कहीं नहीं दे रखा कि अकेले कल्याण का प्रमोशन हुआ है, बाकी और का भी हुआ होगा, तो पहला जो निष्कर्ष वो गलत है, केवल निष्कर्ष 2 का ही अनुसरण करता है। 95 का ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 96 दिया है, और इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना कि अलग कौन सा है। 4 में से 3 है वो तो सेम पैटर्न पर है, और एक चौथा है वो अलग दिया गया है। देखो ये देखो P Q R S और S के बाद U, P में 3 जोड़ दिया S आएगा, और S में 2 जोड़ दिया U आएगा। N के बाद Q, N में 3 जोड़ोगे तो Q आएगा,
और Q से S में जाएंगे तो 2 जोड़ेंगे। पहले से तीसरे में जाने के लिए 3 जुड़ेगा, तीसरे से चौथे में जाने के लिए 2 जुड़ेगा। S से 3 V में जाने के लिए 3 जुड़ गया और V से X में जाने के लिए 2 जुड़ दिया। ठीक है, K से N में जाने के लिए 3 जुड़ गया, K L M N, और N से Q जाना है, इसमें 3 जोड़ रखा लेकिन जोड़ना कहाँ था 2, और 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे Q नहीं आएगा, क्या आएगा P, Q की जगह क्या आएगा P, तो ऑप्शन डी अलग है। पैटर्न क्या है, फर्स्ट नंबर जो है उसमें जब हम 3 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आता है थर्ड नंबर, और थर्ड नंबर में जब हम 2 ऐड करते हैं तब हमारा क्या आता है फोर्थ नंबर। ये इसके अंदर दिया गया है। फर्स्ट नंबर में 3 ऐड करने पर आएगा थर्ड नंबर, और थर्ड नंबर में 2 ऐड करने पर आएगा फोर्थ नंबर, और इस पैटर्न के आधार पर ऑप्शन डी सबसे अलग है। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 97। 7 छात्र हैं जे के एल एम एन ओ पी, एक पंक्ति में खड़े हैं। जे पी जे ओ और के एन ये किसी भी एंड पे नहीं, ये बीच में खड़े हैं। जे पी के बाईं और बगल में और ओ के दाईं ओर, यानी कि जे किस किस के बीच में खड़ा है, पी के तो बाईं साइड खड़ा है, ये पी हो गया इसके लेफ्ट साइड में हो गया, और ओ के दाईं साइड में, ये 3 ऐसे खड़े हैं। एम बीच में नहीं है, के एन की दाईं तरफ और एल की बाईं तरफ खड़ा है, और क्यू है वो ओ के ठीक बाईं ओर खड़ा है। अच्छा, ओ के ठीक, एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें एक लाइन दे रखी कि एम बीच में नहीं है, नहीं है कोई बात नहीं। के जो है वो एन के दाईं तरफ और एल के बाईं तरफ, के खड़ा है एन के तो दाईं तरफ और एल के बाईं तरफ, ऐसे बनेगा। ठीक है, और कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। इसने ये कहा है कि एम बीच में नहीं है, तो मतलब एम आएगा एक कोने पे आ गया। एम इधर क्यों आया, क्योंकि ओ कोने पे आना नहीं था, इसने लिख रखा ओ कोने पे नहीं आएगा, के भी नहीं आएगा और एन भी नहीं आएगा और पी भी नहीं आएगा। ठीक है, ये 7 के 7 छात्र बैठ गए, एम ओ जे पी एन के एल। प्रश्न पूछा है कि ओ के ठीक बाई और कौन बैठा है, ओ उसके एकदम लेफ्ट में कौन बैठा है, एम। ओ के ठीक बाई और कौन बैठा है, एम बैठा है, वो दिया है ऑप्शन सी के अंदर। सवाल नंबर 98 दिया है, फोटो खिंचवाने के लिए 5 लड़के एक बेंच पर बैठे हैं। सचिन राम के बाईं ओर और बिंदु के दाहिने ओर है। सचिन जो है वो राम के तो लेफ्ट साइड में और बिंदु के राइट साइड में बैठा है। मोंटी राम के दाहिने ओर बैठा है। रोनी राम और मोंटी के बीच में है, राम और मोंटी के बीच में कौन है, रोनी है। 5 लड़कों का बैठने का क्रम निम्न होगा। अच्छा, इन्होंने तो स्टेटमेंट दे ही दी, ये तो स्टेटमेंट दे रखी है ना, इनका डिजाइन इसने बना के दे दिया, प्रश्न में ही दे दिया, ऐसे बैठे हैं ये। अब इसे बच गया क्या, तस्वीर में बाएं से दूसरे नंबर पर कौन है, लेफ्ट साइड से दूसरे नंबर पर कौन है, ये पूछा है। ठीक है, ये लेफ्ट है, यहाँ से दूसरे नंबर पर कौन है, तो ये पहला है, ये दूसरा है, कौन बैठा है ये सचिन, ऑप्शन डी। बाएं से दूसरे नंबर पर कौन बैठा है, सचिन बैठा है, ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 98 का। अगला है सवाल नंबर 99, और इसमें बताना नीचे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसकी जगह क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा। 81 9 1 9 3 3 3, देखो 81 बन गया, इन तीनों की गुणा करेंगे ये भी 81 आएगा भाई, 9 गुणा 1 गुणा 9 81, इन तीनों की गुणा भी 81 आनी चाहिए, 3 3 9 9 3 27, 27 को किससे गुणा करेगी, 81 आएगा 3 से, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 99 का। आखिरी है प्रश्न 100 नंबर, और इसमें आपको जो क्वेश्चन मार्क दिया है, जो पूछा गया है, इसकी जगह बताना है क्या आएगा। 1 11 का 120 बनाना है, 2 7 का 45 बनाना है, तो 3 5 का क्या बनेगा। तो इसमें देखो 11 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 माइनस 1 120 आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस वो, इसमें भी 7 का स्क्वायर करेंगे 49 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 45 आएगा। इसमें करेंगे 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गए तो 16, यानी कि ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे का स्क्वायर माइनस पहले नंबर का स्क्वायर बराबर तीसरा नंबर, और ये बनेगा ऐसे कॉलम के हिसाब से, ऐसे कॉलम वाइज। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 16। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 28। 100 के 100 प्रश्न हमने करे हैं, सभी प्रश्न हमने डिटेल में करे हैं। हरियाणा सीईटी एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट हैं जो हम करने लग रहे हैं। इस क्लास की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ठीक है, वहाँ पर पीडीएफ मिलेगी, और जब पहली बार क्लास देख रहा है वो यूट्यूब पर भी इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले। और ये टेस्ट सीरीज है, ये आर्यभट्ट एकेडमी द्वारा दी गई है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स उनके दिए गए हैं।
तो प्रैक्टिस सेट नंबर 28 हमारा यहाँ पे पूरा हो गया। कल हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 29। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है हरियाणा सिटी एग्जाम के लिए। 100% का प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है, सारे टॉपिक इसके अंदर शामिल किए गए हैं। तो फिलहाल यही था आज की क्लास में, मिलते हैं अगली क्लास में। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।